एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट। कल हमने लेंस के बारे में बात की थी। कटिंग ऑफ लेंसेज तक हमने देख लिया था। कटिंग ऑफ लेंसेज के बाद एक फॉर्मूला मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का भी बताया था। वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें याद रखने का होता है। क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का? कि दोनों साइड जो मीडियम होना चाहिए वो क्या ऐसे होना चाहिए, लेंस के केस में सेम होना चाहिए। बट अगर मान लो एक वाटर वाला आपने लेंस बना दिया, वाटर मीडियम वाला लेंस बना दिया, और उसके साइड दोनों ग्लास मीडियम था। याद है ना, दो हमने क्या लिए थे, लेंसेज लिए थे, और उसके बीच में वाटर डाल दिया था। वैसे केस में ये मत कर लेना गलती से भी कि दोनों साइड हमारे पास ग्लास है, तो हम जब फोकल लेंथ निकालें उस बीच वाले लेंस का, तो वहाँ पे हम लोग ग्लास मीडियम को कंसीडर कर लें। ठीक है। हम जब भी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सेपरेटली ये मानकर चलते हैं कि तीन लेंसेज दी हुई हैं, तीनों जो है वो कहाँ रखी हुई हैं, एयर में, और उसके बाद हम उसको कंबाइन करके नेट रिजल्ट निकाल रहे हैं। डन है। आज जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, सबसे पहले तो लेंस चल ही रहा था उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिर हम लोग प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद ये तीन जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग एक एक करके लेना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो लेंस के बारे में थोड़ा सा आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग, जिसे हम लोग सिल्वरिंग ऑफ लेंस के नाम से जानते हैं। कि लेंस के एक साइड को आपने क्या कर दिया है, सिल्वर्ड कर दिया है, तो उससे वहां पे हम फोकल लेंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए, मान लो सबसे पहले जो हम फर्स्ट पार्ट यहाँ ले रहे हैं, हमारे पास क्या है, एक लेंस दिया हुआ है। इस लेंस के एक साइड को हमने क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया। ये हमारा कौन सा पार्ट है बेटा, ये हमारा सिल्वर्ड पार्ट है। हमें बोला गया कि इस लेंस का क्या निकाल कर बताओ, फोकल लेंथ निकाल कर बताओ। इसके रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस एक साइड का R1, दूसरे साइड का रेडियस क्या है R2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें म्यू के इक्वल दे रखा है। तो ऐसे केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो लाइट रे जो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, पहले लेंस से पास होती है, फिर जाकर इस सिल्वर्ड सरफेस से टकराती है, और वापस फिर जब रिटर्न होती है तो फिर से लेंस से पास होती है। तो लेंस का रोल यहाँ पे कितनी बार हो गया, दो बार। और हमारे मिरर का जो सिल्वर्ड करने से वो क्या बन गया, एक तरीके से मिरर बन चुका है। तो मिरर का रोल कितनी बार आपको देखने को मिला, एक बार। तो हम दो बार लेंस के पावर को यहाँ पे यूज करते हैं, और एक बार किसके पावर को यूज करते हैं, मिरर के पावर को, और उसके बाद हम अपने आंसर की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हमारा जो P इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे, जो इक्विवेलेंट पावर होगा यहाँ पे, ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर के बराबर होगा। अब देखो इसके आगे मैंने मॉड लगाया है, मॉड लगाने के पीछे एक रीजन है। क्या हुआ, मॉड लगाने के पीछे क्या है हमारे पास, एक रीजन है। मॉड लगाने के पीछे क्या रीजन है हमारा, लेंस की अगर हम बात करें या मिरर की बात करें, इन दोनों केसेस में प्लस माइनस जो है ना, वो सिर्फ दो चीज़ों को बताने के काम आता है कि हमारा लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। हम लोग अगर बात करें यहाँ पे कॉन्वेक्स या कॉनकेव की, तो ये सब बस नेचर बताने के काम आता है, यही आता है ना। तो मेरा ये छोटा सा एक ट्रिक है जो कि आप याद रखो। हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड लगाकर इसका पावर निकाल लेंगे, फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे, और नेचर के लिए एक छोटा सा ट्रिक यूज कर। नेचर के लिए क्या ट्रिक यूज करेंगे, पावर के लिए तो ये फॉर्मूला आपने लगा लिया, नेचर निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारा लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, आपने लेंस कौन सा लिया था, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कन्वर्ट होके बनता है हमारा कॉनकेव मिरर। यहाँ पे हम लोग इसे क्या बनाते हैं, कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, और इसको कॉनकेव मिरर मानते हुए ट्रीट करते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस हुआ, तो ऐसे केस में जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आता है, हम ये मान लेते हैं कि वो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर था, और कॉन्वेक्स मिरर मानते हुए हम उसे सॉल्व करते हैं। तो ये दो बातें अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्या क्या क्लियर होनी चाहिए, पहला,
अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या क्या बनकर आएगा, कॉनकेव मिरर जैसा आएगा, और हम मिरर को ही मानते हुए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरा, अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस दिया हुआ है तो वो बिहेव करेगा कॉन्वेक्स मिरर की तरह, और उसके फोकल लेंथ को उसी तरीके से साइन पुट करते हुए आप यूज, जैसे कॉनकेव मिरर होता तो फोकल लेंथ कैसा लिखते हैं आप, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर आपके पास कॉनकेव मिरर होता तो आप वहां पे पॉजिटिव लिखते या नेगेटिव लिखते? नेगेटिव। और अगर कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव। तो यही काम यहाँ भी करोगे, यहाँ जो भी फोकल लेंथ आएगा उसको यहाँ पे आप क्या मानोगे, नेगेटिव, और यहाँ क्या मानोगे, पॉजिटिव, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। डन है बिल्कुल? क्या पावर का कैलकुलेशन और ये दोनों के दोनों पॉइंट्स क्लियर है? मैंने अभी पावर के बारे में बात बताई, तो यहाँ से क्या हम फोकल लेंथ के बारे में बात कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं हमारे पास 1/f इक्विवेलेंट जो होगा, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ लेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एफ एम, और यहाँ भी क्या लगा देते हैं, मॉड, ये इसके बराबर हमें आंसर में देने वाला। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? अब जो क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने अभी है, हम इसके भी आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके आंसर को अगर निकाला जाए, ये जो हमें गिवन डायग्राम में है ना, मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे फोकल लेंथ इन द गिवन डायग्राम। अगर मुझे यहाँ निकालने की जरूरत पड़ जाए तो कैसे कैसे निकालेंगे, एक बार मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो और सीखने की कोशिश करो। सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं इस लेंस की बात कर रहा हूँ या इस मिरर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, बताओ बच्चों? अगर मैं यहाँ पे 1/fm लिखता हूँ तो 1/fm क्या होना चाहिए? क्या 2 डिवाइडेड बाई आर के बराबर होना चाहिए था? आर में भी कौन सा आर होगा बेटा, R1। एक काम बस थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, दोनों को क्या मान लेते हैं, आर ही मान लेते हैं। तो ये क्या 2/r के बराबर होने वाला है? इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है किसी को? यस और नो? फोकल लेंथ क्या होता है आपका मिरर के केस में, R/2 होता है। R/2 को ही लिखा है ना यहाँ पे, हमने बस उसका रेसिप्रोकल मेंशन किया है। यहाँ पे अगर हम लोग 1/fl की बात करें, 1/fl क्या होगा, हम जानते हैं इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/-r होता है, ऐसा ही लिखोगे ना? और इसको रीअरेंज करेंगे तो वी विल गेट एन आंसर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। एवरीवन, डू यू अग्री विथ मी और नॉट? अब अगर मुझे 1/f इक्विवेलेंट चाहिए तो कैसे निकालेंगे? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1/r, और प्लस क्या करोगे, इससे प्लस करोगे यहाँ पे 2/r को। क्या आपके पास आपका आंसर आएगा? अब बताओ सॉल्व करने पे क्या मिलने वाला है, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 2। सॉल्व करके देखना, यही आंसर आएगा। चेक कर लो एक बार, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से देखो ये 4 म्यू हो जाना है, माइनस 4/r होना है, माइनस 4/r में प्लस 2/r जोड़ दोगे तो क्या बचेगा, माइनस 2/r। क्या वही हमें यहाँ पे रिजल्ट के फॉर्म में दिख रहा है? तो ये हमारा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ हुआ। अगर मैं फोकल लेंथ निकलना चाहता तो इसका जस्ट उल्टा कर देता, हमारे पास आंसर आता ना। अब यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया था, कैसा लेंस लिया है, कॉन्वेक्स, तो ये कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह। तो जो भी रिजल्ट आएगा हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें कॉनकेव मिरर वाले फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में चेंज कर देना पड़ेगा। मान लो आंसर आ रहा है मेरे पास 20, तो हम 20 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव है तो, कॉनकेव है तो क्या था, फोकल लेंथ नेगेटिव था, हम यहाँ पे नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब -20 रिजल्ट कोट। डन है? तो मेरा ट्रिक भी समझ में आया और पॉइंट भी क्लियर हुआ। ट्रिक मेरा क्या था कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हो तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर, और अगर कॉनकेव लेंस हो तो कॉन्वेक्स मिरर। बस साइन लास्ट में अपने अकॉर्डिंग पुट कर दे। अब आपको इससे फायदा होता है ये है ना कि हमें ये जो प्लस माइनस का जो प्रॉब्लम है ना उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, प्लस माइनस से हम यहाँ पे मुक्ति पा जाते हैं, है ना। प्लस माइनस साइन से आप क्या पा जाते हो, मुक्ति पा जाते हो। आपको कहीं पे वो सोचने की जरूरत नहीं होती कि प्लस देना है कि, ठीक है।
बढ़ जाए आगे यहाँ से। तो ये पहला पार्ट था बेटा सिल्वरिंग का। आई होप कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। दूसरा है बेटा हमारा एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसको आप यूवी मेथड के नाम से भी जानते हो, है ना। आपने लैब में अगर आप लोगों ने लैब अटेंड किया हो, मतलब ऑप्टिक्स चैप्टर में, तो यहाँ वहाँ पे आप फोकल लेंथ निकालने के लिए सीखते हो कॉन्वेक्स लेंस का, और वो डिस्प्लेसमेंट मेथड से ही सीखते हो। आपके पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है और एक स्क्रीन दिया हुआ होता है, बीच में आप लेंस को क्या कराते हो, मूव कराते हो, और लेंस को मूव कराने के बाद आप कुछ रिजल्ट्स जो है वहाँ से निकालते हो। एक ऐसा केस आता है जब आपको लेंस के सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन के लिए, पूरी लेंथ में आप अगर उस लेंस को मूव करा दोगे तो सिर्फ एक ऐसा पोजीशन आएगा जिस पोजीशन के लिए आपको एक्चुअल में इमेज देखनी है ना। एक ऐसा केस होता है जिसमें कोई इमेज कभी भी देखने को नहीं मिलता, कभी इमेज बन ही नहीं पाता जो आप देख पाओ। तीसरा ऐसा केस होता है जहां पे हमारे दो ऐसे पोजीशंस आते हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इमेज को देख पाते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो थर्ड वाला केस है। पहला केस बहुत आसान है, वहां पे एक ही इमेज बनने का रीजन क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट भी 2f पे रखा हुआ हो और इमेज भी कहाँ बन रहा हो, 2f पे बन रहा हो। मतलब जो भी डिस्टेंस मुझे हमारे ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में दी गई है उसको हम लोग 4f के बराबर मान लेते हैं, और उससे हम f को d/4 लिखकर आंसर कोड। क्लियर है ना पहला। तो हम लोग दूसरा जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर यहाँ पे ये क्वेश्चन, सॉरी तीसरा, दूसरे में तो कोई रिजल्ट नहीं आता, हम बोलते हैं कि वैसे केस में फोकल लेंथ हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। फोकल लेंथ जहां आप निकाल पा रहे हो, वैसे में थर्ड सिचुएशन आपके पास ये निकल कर आता है जहां पे लेंस के दो डिफरेंट पोजीशंस के लिए आपको इमेजेस देखने को मिलती हैं। ये ध्यान में है सभी को? मैं फॉर्मूला लिख दूं और उससे आंसर कोड कर दूं। यहाँ हमारे पास ऐसे केस में जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है f, इसकी वैल्यू होती है बेटा d² - x² डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ d के बराबर। ओके, यहाँ पे अगर मैं इस d की बात करूं तो d को हम लोग डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन लेते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे x की बात करूं तो x क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड। अब जानते हैं यहाँ पे क्या क्या कोइंसिडेंसेस हैं, पहले उनको थोड़ा डिस्कस। होता क्या है बेटा, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो अगर मान लो डिस्टेंस आपको 80 सेंटीमीटर दी हुई है, ऑब्जेक्ट को आपने 20 पे रखा है और इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, 60 पे बन रही है। तो जब आप इसका रिवर्स करते हो, ऑब्जेक्ट को आप 60 पे रखते हो तो इमेज कितने पे बनना शुरू हो जाता है, 20 पे बनना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो u1 होता है वही हमारे v2 के बराबर हो जाता है, और जो हमारा u2 है वही क्या होता है, v1 के इक्वल होता है। तो आप ऐसा यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ जो u1 है वही क्या हो जाता है, v2, और जो हमारे पास u2 है वही क्या हो जाता है, v1। इसलिए आप u1 माइनस u2 निकालो और आप यहाँ पे v2 माइनस v1 निकालो, दोनों जगह पे आपको जो आंसर मिलेगी वो आंसर हमेशा क्या होगी, एक जैसी निकल कर आएगी। क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? जल्दी से हाँ ना बोल दो बेटा। अब क्या ये सवाल हमारे लिए बहुत मुश्किल है? आप देखो, दो जो पोजीशंस लेंसेज की दी गई हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है और यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 80 है। क्या मैं अगर x निकालूंगा तो x को क्या आराम से 80 माइनस 40 के बराबर मान सकता हूँ। अब अगर मैं ये पूरी लेंथ निकालना चाहूँ तो ये भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा? अगर 80 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कितने पे बन रहा होगा, 40 पे बन रहा होगा। इसका मतलब है कि डिस्टेंस ये टोटल कितनी हो गई है हमारे, 120 के बराबर। तो आपके पास कैपिटल D भी है, आपके पास x भी है, इन दोनों को यूज करके क्या आप अपने आंसर तक नहीं पहुंच सकते हो? यस और नो? तो हमारे पास आंसर बहुत इजीली आ जाएगा।
हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, और डिवाइड किससे कर दोगे इसको आप? 4 टाइम्स ऑफ d से, 4 टाइम्स ऑफ 120 से, यू विल गेट द आंसर। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, उसको मैं a प्लस बी ए माइनस बी आराम से लिख सकता हूँ। मैं इसे लिखता 160 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 120, है ना। इससे आसानी से आप क्या निकाल लोगे? अपना आंसर, दैट इज इक्वल टू 80/3। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे। तो याद करने के लिए फॉर्मूला आपके सामने मैंने सबसे पहले लिख दिया था, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। हमारे पास यहाँ पे f की वैल्यू क्या होती है? डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d, जहाँ पे d हमारा हमारे इस स्क्रीन और हमारे ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, और हम यहाँ पे दो डिफरेंट पोजीशंस अगर सेलेक्ट करते हैं किसी भी लेंस का, वैसे केस में हमें जो फोकल लेंथ यहाँ पे निकालने की जरूरत पड़ेगी, उसको निकालने में जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? दो ऑब्जेक्ट पोजीशंस या दो इमेज पोजीशंस के बीच का। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक यहाँ पे छोटा सा और मैं नोट पॉइंट बता दूं, इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट पार्ट है उसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप m1 को लिखना चाहते तो क्या v1/u1 लिख सकते थे? आप ऐसे ही अगर m2 को लिखना चाहते तो क्या v2/u2 लिख सकते थे? आया ना? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा m1 इंटू m2। और देखो बच्चों, v1 किसके बराबर है देखकर बताओ? u2 के। और u1 किसके बराबर है? v2 के। तो देखो, तो ये जो u1 है ये v2 के बराबर है, तो v2 कैंसिल हो जाएगा। हमारा v1 जो है वो u2 के बराबर है, तो क्या v1 u2 कैंसिल हो जाएगा, और दोनों कैंसिल होके मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 1 के इक्वल। तो ऐसे केस में जो हमारा m1 m2 का वैल्यू होता है ये कितने के बराबर निकल कर आता है? 1 के। कैसे आता है? क्या ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? डन है। 40 80 80 40 यही है ना। तो 1/2 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। वही 1 हमने यहाँ पे आंसर के फॉर्म में कोट किया। तो यहाँ तक अगर हमें सबको समझ में आ गया है, वी विल मूव फॉरवर्ड। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट को सीखने। नेक्स्ट बेटा, यहाँ से अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका अगला कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अगर मैं प्रिज्म की बात करूँ तो प्रिज्म भी क्या है? लेंस के बारे में आपको याद होगा, मैंने बोला था एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है जिसके दोनों सरफेसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कर्व्ड होते हैं। दोनों नहीं भी हो तो एक सरफेस क्या रहेगा? कर्व्ड रहेगा। इस केस में क्या है, हम बोलते हैं कि ये भी हमारा एक ऐसा मीडिया है जिस मीडिया में दो जो सरफेस हैं वो एक दूसरे के साथ किसी इंक्लिनेशन पे अटैच्ड हो। जैसे मान लो आपका ये जो कॉपी ही है, कॉपी के एक सरफेस को आप इसका एक फेस मान लो, दूसरे वाले को क्या करो? दूसरा फेस मान लो। जैसे ये कॉपी है ना, इस कॉपी की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मान लिया बेटा, ये दो हो गए क्या? एक सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया। इन दोनों के बीच में जो मीडिया हमारा जो होगा ना, इस पूरे अरेंजमेंट को आप क्या कहोगे? इट विल बी नोन एज प्रिज्म। एक बेस भी होगा नो डाउट, बट वी विल ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। हम हमेशा किन में इंटरेस्टेड होते हैं? दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में होते हैं। और उन्हीं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग बोल गया मैं, इट इज रिफ्रैक्टिंग एक्चुअली, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं हमारे, उनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसी को आप क्या बोलते हो? एंगल ऑफ प्रिज्म का नाम देते। क्लियर है क्या यहाँ तक? बिल्कुल। एक छोटा सा डायग्राम मैं दिखा देना चाहूंगा यहाँ पे आपको। देखो, मान लेते हैं कि ये मुझे क्या दिया हुआ है? एक प्रिज्म दिया हुआ है, दिस वन इज प्रिज्म। अब इसके ऊपर हमने क्या किया? एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया। यहाँ से एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होगा तो क्या इसमें कुछ बेंडिंग हमें दिखाई देनी चाहिए? कि अगर इसका नॉर्मल है, ये थोड़ा बहुत नॉर्मल से क्या करेगा? बेंड करेगा। अग्री करते हो सभी? तो यहाँ से इसने हल्का सा बेंड किया। किधर बेंड होगा ये? क्या आपने नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। आप पूछोगे क्यों सर, क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड होगा? आंसर इज वेरी सिंपल बेटा। हम पहले रेयर मीडियम में थे, अब कहाँ एंटर कर रहे हैं? डेंसर मीडियम में कर रहे हैं, इससे ये बेंडिंग होगी। यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल बनाते हैं। अब जैसे ही मैंने ये दूसरा नॉर्मल बना दिया,
अब आगे का काम आप आराम से कर सकते हो। आगे का काम क्या करोगे? बोलोगे सर अब फिर से ये डेंसर से कहाँ निकल रहा है? रेयरर की तरफ। तो दोबारा ये फिर से बेंड करेगा और इस बार इसकी बेंडिंग किधर होगी? इस बार इसकी बेंडिंग किधर होगी? इस बार जो इसकी बेंडिंग होगी वो हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। क्या ऐसा ही कुछ होगा? तो स्टार्ट कहाँ से किया था इसने? स्टार्ट किया था इस कुछ आई एंगल से। ये जो पहला एंगल दिखा ये मुझे R1 दिखा, दूसरा एंगल जो दिखा ये क्या है? R2 है, और ये जो बाहर निकल रहा है इस एंगल को आप क्या कहते हो? E से रिप्रेजेंट करते हो। तो I, R1, R2 और E ये चार बहुत ही यहाँ पे बेसिक पैरामीटर्स होंगे। और पहला तो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हो यहाँ पे, तो आप क्या कहते हो? एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जानते हो और इसे आप A से रिप्रेजेंट करते हो। देन मैं अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना है? इट विल बी इक्वल टू म्यू। तो आई होप ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको याद भी होगा। अब देखो यहाँ पे जो सवाल बनते हैं वहीं से हम आना शुरू कर, पहले पॉइंट से आना शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? डेविएशन का मतलब क्या हुआ? रेस जो यहाँ पे आ रही थी ये तो सीधी निकल जाने की टेंडेंसी रखती थी ना, बट अब क्या है? ये बेंड होके इस तरीके से निकल रही है। तो इन दोनों इंसिडेंट रे और जो मेरा यहाँ पे इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा, क्या उस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कह सकते हैं? इनिशियली मैंने मान लो यहाँ से कोई चीज भेजी है और मेरे पास, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सीधी चली जाएगी, अब सीधी गई नहीं, वापस उस डायरेक्शन में जाने लग गई, तो डेविएशन हुआ ना उसमें। जाना चाहिए था सीधा, चला गया इस डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल पूरा बना ये पूरा एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे इसी एंगल ऑफ डेविएशन को हम लिखना चाहेंगे, फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं इसको। हम लिखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखूंगा मैं, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। और मैथमेटिकली जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये R1 प्लस R2 जो आपका निकल कर आता है इट विल बी कंसीडर्ड एज A। इसको आप एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर मान सकते हो, और अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगा तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा I प्लस ई माइनस A के इक्वल। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो दोनों के दोनों फॉर्मूले हमें याद रहने, याद कर सकते हैं ना? कोई ऐसा मुश्किल फॉर्मूला तो है नहीं जिसमें टेंशन लेने की बात है। क्या अग्री करते हो सभी? इजी फॉर्मूला है, आराम से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 और आई प्लस ई माइनस A। तो ये हमारे प्रिज्म का हमारा पहला फॉर्मूला था। यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ मैं यहाँ से दूसरे फॉर्मूले की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। बाद में क्या हुआ बेटा कि हमने क्या किया ना, इस पूरे पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा, उसके लिए अलग अलग मेरे पास एंगल ऑफ इमरजेंस निकल कर आया, और हमने उन सारे केसेस में डेल्टा को कैलकुलेट करते हुए एक ग्राफ प्लॉट किया। इट इज एक्चुअली प्रैक्टिकली प्लॉटेड ग्राफ, प्रैक्टिकल करते हुए एक ग्राफ को प्लॉट किया। और जब प्रैक्टिकल करते हुए एक ग्राफ को प्लॉट किया गया तो हमारे पास जो ग्राफ आया वो ऑलमोस्ट मिलता जुलते शेप का आया, पैराबोला से, अपवर्ड पैराबोला से मिलते जुलते शेप का आया। पैराबोला तो सिमेट्रिक होता है ना, ये पूरी तरीके से सिमेट्रिक नहीं था, बट ऑलमोस्ट क्या हुआ बेटा, उससे मिलता जुलता हमें एक ग्राफ देखने। उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट था वहां से हमने क्या एनालाइज किया कि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जो होने वाली होगी, जो भी डेल्टा वहां पे निकल कर आएगा वो डेल्टा क्या होगा? मिनिमम होगा। और उस पे जब कंडीशंस खोजे गए कि वो डेल्टा कब मिनिमम मेरा निकल कर आ रहा था, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि वैसे केस में आई जो हमारा था वो किसके बराबर था? ई के बराबर था। अगर एक और पॉइंट मैं यहाँ ऐड करूं, आप देखकर बताना बेटा, मैं यहाँ लिख सकता था क्या कि हमारा जो यहाँ पे 1 साइन आई होना चाहिए था पहले सरफेस के लिए, ये म्यू साइन R1 के इक्वल है। और अगर मैं दूसरे पॉइंट पे देखूं तो मैं लिख सकता था क्या कि हमारा जो म्यू साइन R2 है यहाँ पे वो हमारा 1 साइन ई के इक्वल है। क्या ये दो पॉइंट्स आराम से हम इन दोनों जगहों पर 1 को और 2 को ध्यान में रखते हुए आराम से कोट कर सकते थे? आप सोच के देखो, अगर I और E किसी जगह पर इक्वल हैं तो आप क्या बिना किसी डाउट के ये कह सकते हो कि वैसे जगह पे R1 और R2 भी इक्वल होंगे? कह सकते हो क्या?
तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इफ I is equal to E, then R1 is equal to R2, and since R1 plus R2 is equal to A, so R1 और R2 is equal to A by 2. ये बहुत प्यारा सा कंडीशन है। और कब आता है ये? जब हमारा I किसके बराबर होता है? E के बराबर होता है। तो ये पार्ट भी आपके दिमाग में होना चाहिए, आप इसे फिर बिल्कुल आराम से याद रख सकते। ठीक है बच्चों, मैं बढ़ूं यहाँ से आगे? यहाँ तक तो क्लियरिटी आ रही है ना पूरी? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मैं बता रहा था आपको क्या बेटा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। हम लोग मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में डिस्कशन कर। तो मैं अगर अब ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ यहाँ, जैसा कि अभी मैंने बोला, हम लोगों का एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट में करना चाहूँगा किसके किसके बीच में। मैं यहाँ पे लेता हूँ डेल्टा, और यहाँ क्या ले लेता हूँ बेटा, आई और ई। हम लोग इस तरीके से ये ग्राफ ले रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ निकल कर आएगा वो मोर और लेस ऐसा होगा, इन्वर्टेड पैराबोला, जैसा मैंने बोला था वैसा ही दिख रहा है। और इट इज अ प्रैक्टिकली ड्रॉन ग्राफ, प्रैक्टिकली इसे हमने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे ये जो सबसे बॉटम वाला पॉइंट है, क्या हम इसे डेल्टा मिनिमम कह सकते हैं? यहाँ पे हमने देखा इसके लिए कंडीशन क्या होने वाला है, आई हमारा जो होगा ये किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। जानते हो, इतनी बात तो कोई भी जानता है, इतनी बात तो सब जानते हैं। अब यहाँ से कुछ अच्छे इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं, जिससे अगर कोई सिर्फ इस ग्राफ से जुड़ा हुआ ट्रिकी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो हम, ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस जगह पे ये जो वैल्यू आ रही है, इसको अगर मैं I1 लिखता हूँ, और यहाँ जो वैल्यू आ रही है बेटा, इसको मैं I2 लिखता हूँ, तो कोई दिक्कत है? खास बात क्या है, इन दोनों जगहों पे डेल्टा की वैल्यू जो है वो सेम है। हमारा यहाँ पे मान लो ये जो पॉइंट था डेल्टा 1 दे रहा था, दूसरा पॉइंट डेल्टा 2 दे रहा था, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। क्या ये बात हमें क्लियर हो रही है? अब ए तो आप बदलते नहीं हो ना, ए आप बदलते हो क्या? नहीं बदलते हो। डेल्टा आपका सेम हो गया, इसका मतलब है आई प्लस ई की वैल्यू तो सेम रहेगी ना। तो अगर I1 प्लस E1 आपने लिया है, तो जब कॉरेस्पॉन्डिंगली आप चेंज करोगे I2 प्लस E2 करोगे, तो इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ऐसा आप कह सकते हो। तो I1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने E लिया था, वही एक तरीके से क्या हुआ, वही आपका I2 है। और जो आपने I2 के कॉरेस्पॉन्डिंग E2 लिया, वही क्या है, आपका I1 है। ऐसा आप कह पाओगे कि नहीं? कहोगे। तो यहाँ पे ये जो I1 मैंने लिखा है, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे E2 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो हमने I2 लिखा है, इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, E1 भी लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? मान लो ये 20 डिग्री है बेटा, ये 40 डिग्री है, तो 20 प्लस 40 60 होना चाहिए ना। तो वो आप I1 प्लस E1 करके निकालो, या आप E2 प्लस I2 करके निकालो, दोनों जगह पे वो वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है। तो यहाँ से आप I और E के बारे में आइडिया आराम से लगा सकते हो। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। ये पॉइंट भी सभी को क्लियर है? क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर ये पॉइंट अगर हमारे दिमाग में अच्छे से आ गया है, तो यहीं पे बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं यहीं पे हैंडल कर रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ। बहुत काम का है बेटा, और आपको बहुत जगह पर उससे उसका फायदा भी मिले। हमने इससे पीछे वाले पेज में एक फॉर्मूला लिखा था, 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, लिखा था ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, when delta is equal to delta minimum, है ना। we all know that I is equal to E and R1 is equal to R2 and it is equal to A, ये हम सभी जान रहे हैं। अब मैं यहीं पे इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि हमारा जो 1 sin I होने वाला है, क्या ये म्यू साइन R1 के इक्वल होगा? होगा क्या? क्या हुआ बालिका, क्या हुआ? अभी से ही पानी पियो आराम से। हम लोग 1 sin I को किसके बराबर मान सकते हैं? म्यू साइन R1 के बराबर मानते हैं। अभी जस्ट पिछले ही स्लाइड में देखा था हमने। आगे की बात करते हैं। यहाँ से अगर मुझे म्यू की जरूरत पड़े,
तो क्या म्यू को आराम से मैं साइन आई डिवाइडेड बाई साइन R1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? और आप बताओ बेटा, हमारे पास जो फॉर्मूला है I प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा, अगर हम लोग यहाँ पे I और E को सेम बना दें तो ये डेल्टा मिनिमम होता है। डेल्टा मिनिमम को आप चाहो तो आराम से ट्वाइस ऑफ I माइनस ए भी तो लिख सकते हो। यहाँ से आपके पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अग्री करते हो सभी? मैं इस वैल्यू को वहां पुट कर देता हूं। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, और नीचे आप R1 के जगह क्या लिखोगे, साइन ए बाई 2। ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला होगा। क्या इस फॉर्मूले को समझने में किसी को कोई परेशानी है? जल्दी से बताओ। ओ, किसी को कोई परेशानी है? नहीं। सबसे खास बात जानते हो क्या है बेटा? प्रिज्म, पूरा प्रिज्म अगर आप पढ़ोगे, पूरे प्रिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो तो सबसे ज्यादा बार सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया। इसको ऐसे तो प्रिज्म मेकर फॉर्मूला बोलते नहीं है, बट आप इसको एज अ प्रिज्म मेकर फॉर्मूला ट्रीट जरूर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रिज्म का म्यू यहाँ से आपको पता चल रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप आइडिया निकाल रहे हो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो उससे बाकी चीज़ों का आप आइडिया आराम से। यहाँ से अब हम इसके आगे के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश। प्लस स्लाइड आप नोट करना चाह रहे थे क्या? नोट कर लिया था ना? इसे जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश, सॉल्व करो जल्दी से लोगों। मुझे लगता है ये सबसे हो जाएगा, ये सबसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। The angle of incidence for a ray of light at refracting surface of prism is 45 degree, है ना? The angle of prism is 60 degree. If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism is respectively. अब देखो, अगर मुझे इसे सॉल्व करना होता तो मैं पहला पॉइंट क्या लिखता है? आप भी क्या लिखोगे? पहला बताओ। डेल्टा मिनिमम आपको चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, और सिंस ये दोनों बराबर होने चाहिए आई और ई, तो आप इसे ट्वाइस ऑफ आई माइनस ए लिख सकते हो। बताओ, आई आपको गिवन है क्या? 45 डिग्री। ए आपको गिवन है क्या? ए आपको दिया हुआ है क्या? ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो if you substitute the value, it becomes 2 into 45 minus 60, that is equal to 30 डिग्री। क्या पहला पॉइंट बहुत आराम से हमें समझ आ गया? और दूसरा, हम लोग अगर यहाँ पे म्यू की बात करें तो म्यू को आप क्या लिखते हो? साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में आप लिखते हो साइन ए बाई 2। अग्री करते हो सभी? अब देखो, ए की बात अगर हम करें तो ए मेरे पास कितना है? 60 डिग्री। और अगर हम a प्लस डेल्टा एम की बात करें तो a मेरे पास 60 डिग्री है और डेल्टा एम मेरे पास कितना है? 30 डिग्री। तो 60 प्लस 30 इज 90, 90 बाई 2 इज 45। तो आपके पास यहाँ से आ गया बेटा साइन 45, और नीचे क्या लिख दिया आपने? साइन 30। क्या आ गया आंसर? टफ है। 1 बाई रूट 2 इंटू 2 बाई 1। तो आंसर इज, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है? तो एक इजी सवाल है बेटा, हम बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर हमें बेसिक्स का ज्ञान हो तो, हम बेसिक्स जानते हैं, हम आराम से कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन ऐसे सवालों में? इस पे और भी क्वेश्चन आ सकते थे। आपसे पूछ सकते थे कि डेल्टा एम की वैल्यू अगर ए के बराबर होती तो म्यू क्या होता? तो डेल्टा एम अगर ए के बराबर हो गया तो क्या न्यूमरेटर में साइन ए और नीचे में साइन ए बाई 2 आया क्या? साइन ए को क्या तोड़कर आप ट्वाइस ऑफ साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 लिख सकते हो? साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ट्वाइस ऑफ कॉस ए बाई 2 आंसर आएगा। तो ऐसे सवाल टफ नहीं होते। ठीक है, बढ़ाता हूं मैं आगे। यहाँ से अगले पार्ट पे आते हैं। थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, ये पार्ट है हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन
डायग्राम थोड़ा सा बेटा यहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, शायद यहाँ पे गलत डायग्राम आ गया है ना। ये जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात की गई है, हम चर्चा इसकी करेंगे, बट इससे आगे यहीं पे हम डिस्पर्सन को भी डील कर लें, ठीक है ना। डिस्पर्सन के बारे में भी बात कर लें। और मैं जब यहाँ प्रिज्म की बात कर रहा हूँ तो ये प्रिज्म कौन सा है हमारा, थिन प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है। और यहीं पे मैंने जैसा कि बोला हम लोग यहाँ पे डिस्पर्सन को भी डील कर लें, ठीक है। क्या है डिस्पर्सन, इसके बारे में भी। पहले मैं थिन प्रिज्म से स्टार्ट कर रहा हूँ। थिन प्रिज्म होता क्या है अगर हमसे कोई पूछे, तो ऐसा प्रिज्म जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो, या रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या हो, या एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो, बहुत ही छोटा हो, 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री इस तरीके का हो, ऐसे प्रिज्म को आप क्या नाम देते हो, थिन प्रिज्म का नाम देते हो। पहला पॉइंट क्लियर है। अब ऐसे केस में अगर देखा जाए तो हमारे जो इक्वेशंस होते थे, सोच के देखो बेटा, 1 sin i इज इक्वल टू म्यू साइन आर, R1 एक्चुअली। क्या मैं इसको I इज इक्वल टू म्यू R1 नहीं लिख सकता था? तब आप मुझे, अगर एंगल्स बहुत छोटे होते तो क्या मैं साइन I को I लिख पाता? अगर एंगल्स बहुत छोटे होते तो साइन R1 को मैं R1 लिख पाता ना। अगर हम उन दोनों को यूज करें तो I इज इक्वल टू म्यू R1 होना है। यहीं से अगर मैं म्यू साइन R2 को 1 साइन E से रिप्रेजेंट करने लगूं तो क्या एक इक्वेशन E इज इक्वल टू म्यू R2 भी हमारे पास आ जाएगा क्या? ये देखो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए आपके। अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा मिनिमम लिखना चाहूँ, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए, यही होता है आपका। I और E के जगह पर आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, म्यू R1 प्लस म्यू R2। और इसको आप A भी तो आपका R1 प्लस R2 ही है ना, ये A भी क्या है आपका R1 प्लस R2। तो आप चाहो तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हो, म्यू माइनस 1 इंटू R1 प्लस R2। और आप चाहो तो इसे लिख सकते हो म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई, यही आपके यहाँ पे डेल्टा मिनिमम का, क्या बताओ, डेल्टा का वैल्यू होगा। एक्चुअल में मिनिमम भी नहीं लिखने की, ये क्या होगा आपका, डेल्टा का वैल्यू होगा। क्या ये समझने में कोई परेशानी है किसी को? जल्दी से हाँ ना बोल दो बच्चों। ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। किसके केस में एंगल ऑफ डेविएशन होता है, थिन प्रिज्म के केस में। अब अगर हम थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप देख पा रहे हो ना कि आपका ये जो म्यू है, ये म्यू डेल्टा को चेंज करा पा रहा है, डेल्टा म्यू पे डिपेंडेंट है ऐसा मुझे दिख रहा है। और अगर डेल्टा म्यू पर डिपेंडेंट है तो क्या अलग अलग कलर्स के लिए मुझे अलग अलग डेविएशंस यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि अलग अलग कलर्स के लिए मेरा म्यू अलग होगा। और म्यू कैसे अलग होगा, ये हमने कॉची के इक्वेशन के द्वारा समझा था। आपको प्रीवियस लेक्चर याद है ना, मैंने कॉची का एक इक्वेशन लिखा था, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, एंड आई टोल्ड यू दैट म्यू इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन लैम्डा, and if lambda is changed then automatically the value of mu will change. Am I correct? So if mu is changing with color and delta is depending on mu, you can directly say the delta will also change with mu. क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो यहां पे भी डेल्टा हमारा अलग अलग होना है, अलग अलग कलर्स के लिए। समझने की बात यह है कि डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, और म्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हम सभी जानते हैं कि म्यू जो है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा स्क्वायर के, है ना। और हमारा डेल्टा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, म्यू के है। तो ये भी क्या 1 बाई लैम्डा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया क्या? यस और नो? और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी है तो मैं कह सकता हूं कि लैम्डा वायलेट जो होता है हमारा, ये लैम्डा रेड से किसका ज्यादा होता है बेटा? लैम्डा वायलेट 4000 मानते हो ना, लैम्डा रेड 7000 मानते हो ना। तो आपका लैम्डा वायलेट जो है वो लैम्डा रेड से क्या है, छोटा है। तो मैं आराम से कह सकता हूं मेरा जो म्यू रेड है वो क्या है बेटा, म्यू वी से क्या होगा। और ऐसे ही अगर आप डेल्टा के बारे में कहना चाहो तो आप कह सकते हो डेल्टा वी जो है वो डेल्टा आर से। क्या ये सारी बातें आप आराम से लिख सकते हो? अब सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होना है? वायलेट का। सबसे कम डेविएशन किसका होना है? रेड का।
क्या आपको यही डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है? आप देखो सबसे ज्यादा डेविएट कौन किया है, सबसे ज्यादा नीचे कौन है, वायलेट है, और सबसे ऊपर कौन है, आपका रेड है। प्रिज्म की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी रेज को जो है ना हमेशा बेस की तरफ बेंड करती है। कहाँ बेंड करती है? बेस की तरफ बेंड करती है। तो यहाँ पे ये बेस की तरफ बेंड हो रही है, और बेस की तरफ ज्यादा बेंडिंग वायलेट में दिखा है, कम बेंडिंग किस में दिखा है, रेड में दिखा। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी हमने डिस्पर्सन के बारे में ही बात की है ना, लेकिन यहाँ जो बात की है इसे हमने क्या बोला है, एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन में जाने से पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं और लिख दूं आपको, आपके काम आता रहेगा। अगर मुझे किसी ने डेल्टा रेड लिखने को बोला, मैं यहीं पे लिख रहा हूं बेटा, डेल्टा रेड लिखने को बोला, मैं लिखूंगा म्यू रेड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई। किसी ने मुझे डेल्टा वायलेट लिखने को बोला तो मैं लिखूंगा म्यू वी माइनस 1 मल्टीप्लाइड। और अगर किसी ने मुझे डेल्टा मीन लिखने को बोला, तो डेल्टा मीन एक्चुअल में होता है डेल्टा वाई। जानते हो क्यों डेल्टा वाई को मानते हैं मीन? 7000 किसकी वेवलेंथ है, 4000 किसकी है? अगर हम इसका आधा निकालें तो कितना होगा, इन दोनों का मीन निकालें तो कितना होगा, 1100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5500। दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग येलो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, येलो को। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि ये जो मीन डेविएशन है ना, ये और कुछ नहीं है, ये येलो कलर का डेविएशन है। क्लियर है? और इसे निकालने के दो तरीके हो गए आपके पास। एक तो आप म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से निकाल सकते हो, और दूसरा आप चाहो तो, अगर आपको कहीं पे नहीं दिया हुआ है, मान लो कि मुझे नहीं पता है कि म्यू वाई क्या है, मैं यहाँ पे आराम से डेल्टा आर प्लस डेल्टा वी, डेल्टा आर प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई 2 से भी अपने आंसर को कोट कर सकते। क्या ये सारी बातें समझ आ रही हैं? तो मैंने बोला यहाँ पे कि अगर मुझे मान लो कि येलो का डेविएशन नहीं पता है, मुझे वायलेट का और रेड का पता है, मैं उन दोनों के हेल्प से आसानी से येलो का डेविएशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड है आगे का कॉन्सेप्ट बेटा। हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं एंगुलर डिस्पर्सन की, एंड एंगुलर डिस्पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। आप इससे कैसे रिप्रेजेंट करते हो, थीटा से रिप्रेजेंट। आप कहते हो कि हमारा जो थीटा होने वाला है, क्योंकि हमारा एंगुलर डिस्पर्सन है, हम अगर ऐसे एंगुलर डिस्पर्सन की बात करें तो हम इस थीटा को आराम से लिख सकते हैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सिर्फ इतना ही होगा क्या, क्या बेटा, सिर्फ इतना ही होगा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। जानते हो ये है क्या, ये एक्चुअल में मान लो वायलेट का डेविएशन ये पूरा था और आपके रेड का डेविएशन ये था, लेकिन स्प्लिटिंग जो हुई वो तो सिर्फ इतनी दूर में हुई ना, हाँ या ना? ये कैसे निकालते, इस एंगल में से अगर मैं इतने एंगल को माइनस कर दूं तो ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा, आएगा ना? हम उसी को क्या कह रहे हैं, एंगुलर डिस्पर्सन, क्योंकि वही जोन है, वही रीजन है जहां पे हमारे ये जो सातों के सातों कलर्स हैं, ये सबके सब क्या हैं, मुझे स्प्लिटेड वे में यहाँ पे अलग अलग सेग्रीगेट होके मुझे दिखाई दे। इज दिस पॉइंट इज ओके? तो हम लोग उस एंगल की बात कर रहे हैं जितने में हमारे ये 7 कलर्स हमें विजिबल हुए हैं। और 7 कलर्स कितने एंगल में आपको विजिबल हुए हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर में। इट फाइन? इसी को आप क्या कहते हो, एंगुलर डिस्पर्सन। वैल्यूज अगर पुट करोगे तो ये बन जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, एंड इफ यू रीअरेंज इट you will get mu v minus mu r to a as your correct. Is this point is okay? So is this angular dispersion part is clear to everyone? Now come to the next point. यहाँ से आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। क्या नाम देते हैं, डिस्पर्सिव पावर का। डिस्पर्सिव पावर हमें क्या बताता है, डिस्पर्सिव पावर बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, एंड द ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, और आप चाहो तो इसे लिख सकते हो थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा मीन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ओमेगा लिखना चाहता हूं, ओमेगा क्या है मेरे पास, डिस्पर्सिव पावर। ये हमें कैसे मिलता है,
अगर मैं एंगुलर डिस्पर्सन को मीन डेविएशन से डिवाइड कर दूं, एंगुलर डिस्पर्सन को मीन डेविएशन से डिवाइड कर दूं, तो ऐसे केस में जो पावर मुझे मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे? डिस्पर्सिव पावर का नाम दोगे। थीटा क्या है बेटा? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और आपके पास डेल्टा वाई क्या है? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ए तो दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाना है ना, आपके पास यहाँ से आंसर आता है म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है बेटा, याद रखना है ये भी। और ये लास्ट फॉर्मूला था हमारे प्रिज्म वाले पार्ट में, जो कि हम डायरेक्ट यूज में लेकर आने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ तक की सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई क्या बेटा? थ्योरेटिकल मतलब क्या है? थ्योरेटिकल मतलब बहुत सिंपल है बेटा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊपर में क्या बता रहे हैं, कितने कितने में इसका डिस्पर्सन हुआ है, कितने में हमारी कलर स्प्लिट हुई है, और नीचे क्या है? मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन तो आपका फिक्स्ड ही रहना है, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, वो तो सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है ना। तो कितने प्रोमिनेंट वे में, जितना बड़ा आपका एंगल होगा उतना आप आराम से सातों कलर्स को अलग अलग देख पाओगे। जितना आपका कम डिस्पर्सन होगा उतना ही क्या होगा? आप कम देख पाओगे। तो हमें यहाँ पे बताता है कोई भी पर्टिकुलर प्रिज्म कितनी क्लियरिटी के साथ हमारे 7 कलर्स को स्प्लिट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर। ठीक है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके कलर के स्प्लिटिंग के क्लियरिटी को एक्सप्लेन करने के काम आने वाला। आगे बढ़ाऊं मैं यहाँ से? आगे आते हैं बेटा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे के पार्ट में अब एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन क्वेश्चन को बताने से पहले मेरा मन आपको ये है, मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता दूं, जिस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए, जिसको हम लोग जानते हैं बेटा डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन के नाम से। तो दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म न लेकर हम कुछ प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा प्रिज्म की टेंडेंसी होती है कि वो लाइट रे को क्या करे, अपने बेस की तरफ बेंड करे। तो मान लो हमने दो प्रिज्म लिए, एक का जो एक जो है इस शेप में रखा है, जिसका एंगल जो है, जिसका बेस जो है समझो तो नीचे है, बॉटम साइड में है, और दूसरे में मैंने इसी प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया, यूं रख दिया है ना, जहां पे बेस क्या है, ऊपर की ओर है, अपर साइड में है। तो क्या होगा, पहले के कारण नीचे बेंडिंग और दूसरे के कारण ऊपर बेंडिंग होगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा तो ऐसे केस में बहुत बार सिचुएशंस ऐसी बनती हैं जब हमारी लाइट की रे जो है वो डेविएट तो करती हैं, व्हाइट लाइट आपने भेजा है वो डेविएट तो करेगी, बट 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटती हुई आपको नहीं दिखाई देगी, है ना। दूसरा एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे लाइट रे मान लो आपने किसी एंगल पे भेजा है, दोनों प्रिज्म से पास होने के बाद वो उसी एंगल पे बाहर भी निकलती हुई दिखाई देंगी, बट उसके 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स जो होंगे वो क्या होंगे, टूट कर आपको अलग अलग दिखाई। तो जो पहला केस था वहां क्या हुआ था, वहां डिस्पर्सन नहीं हुआ था, डेविएशन हुआ था। दूसरा जो केस अभी मैंने बताया वहां क्या हुआ है, वहां डेविएशन नहीं हुआ है बट डिस्पर्सन हुआ है। तो ये दो सिचुएशंस हैं जो हमसे जनरली पूछ लिए जाते हैं। क्या अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने में एबल हैं? तो पहले अब इस कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस चले आते हैं। एक स्लाइड में ऐड कर रहा हूं बेटा, मैं यहाँ 2 पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला, फर्स्ट है हमारे पास क्या, फर्स्ट है हमारे पास डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, और दूसरा है हमारे पास डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ओके, दोनों की बात करते हैं, और दोनों जगह पे एक कॉमन पॉइंट मैं पहले ही लिख दूं। अगर मुझे कभी भी डेल्टा नेट निकालने की जरूरत पड़ी, डेल्टा नेट क्या होगा मेरा, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। आगे होता तो आगे भी बढ़ाते चले जाते। और अगर मुझे कहीं पे थीटा नेट निकालने की जरूरत पड़ी तो मैं क्या बोलूँगा, इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। और बाकी आगे अगर और भी प्रिज्म लगे होते तो मैं उसको भी कंसीडर कर लेता। जब कभी भी हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमेशा विदाउट वाले पार्ट पे ध्यान। स्टार्ट कहाँ से करना, विदाउट से। विदाउट क्या बोला गया बेटा, विदाउट क्या है, डिस्पर्सन, मतलब थीटा नेट की वैल्यू क्या है आपकी, इट इज इक्वल टू 0। कह सकते हो क्या?
अगर थीटा नेट 0 है और थीटा नेट होता है थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्या यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 क्या रहे होंगे, बराबर रहे होंगे? मैं इसे लिखता हूँ यहाँ पे म्यू वी 1 माइनस म्यू आर 1 इंटू ए वन एंड इट इज इक्वल टू म्यू वी 2 माइनस म्यू आर 2। ये क्या लिखा है मैंने, R1 R2 V1 V2, ये क्या लिखा है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू प्रिज्म्स, अगर हम यहाँ पे दो प्रिज्म की बात कर रहे हैं, ये एक प्रिज्म है और इसके साथ लगा हुआ ये क्या है, दूसरा प्रिज्म है। इसका एंगल A1 A2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 μ2 है। तो अगर μ1 μ2 आपने लिखा है तो अलग अलग कलर के लिए क्या यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, 1 में कुछ अलग मिलेगी, 2 में कुछ अलग मिलेगी। वी आर कंसीडरिंग दैट ओनली, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर यहीं से आ गया बेटा। फर्स्ट आंसर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आंसर यही है। अब अगर आपके पास ये फर्स्ट आंसर आ गया है, पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया है, तो क्या दूसरा आपके लिए मुश्किल है? आप यहाँ पे डेल्टा नेट निकालोगे तो डेल्टा नेट क्या होता है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। डेल्टा 1 इज μ1 माइनस 1 इंटू A1 और माइनस साइन के साथ आप क्या लिखोगे, μ1 माइनस 1 इंटू A2। क्या आपके पास आंसर नहीं आएगा? जल्दी बोलो। यहाँ से आपके पास A1 या A2 जो भी नहीं दिया हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी और उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास अपने आप डेल्टा नेट की वैल्यू आ जाएगी। डन है। दूसरा पार्ट यहीं पे डील करते हैं। दूसरा है मेरे पास बेटा विदाउट डेविएशन का। यहाँ पे डेविएशन नहीं हो रहा है ऐसी बात हमें, डेविएशन नहीं होने का मतलब क्या है, हमारा जो डेल्टा नेट है ये क्या है, 0 है। मीन्स जो डेल्टा 1 है वो डेल्टा 2 के इक्वल होगा और इसको आप चाहो तो μy1 माइनस 1 इंटू A1 इज इक्वल टू μy2 माइनस 1 इंटू A2 से आराम से आप रिप्रेजेंट। आप यहाँ भी सभी अग्री करते हो बच्चों? बोलो जल्दी, अग्री करते हो? तो अपने आप दूसरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा क्या इसका? दूसरा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे थीटा नेट के बारे में। थीटा नेट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2। द आंसर इज म्यू वी 1 माइनस म्यू आर 1 इंटू A1 और साथ में माइनस साइन के साथ म्यू आर 2 माइनस, क्या लिख दिया ना, म्यू वी 2 माइनस म्यू आर 2 टू A2। हमारे पास आंसर है। क्या बताओ यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है? एक दो चीज देखते हो, कभी कभी मुझसे जो है ना कुछ गलत भी लिखता है तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करता है, ऐसा क्यों होता होगा सोचो। बार बार इतनी बार लिखा हुआ है ना कि वो जो गलत भी लिखता हूँ तो तुरंत याद आता है कुछ तो गलत हो गया। मैं यही आपको बार बार सिखाता हूँ कि आप भी जो है लिखो, आप भी फॉर्मूले याद करो। ऐसे याद कर लो ना कि अगर एग्जाम में आपको यूज करना है तो गलत स्ट्राइक ही ना करें, हाथ चले तो सही चले, हाथ चले तो सही चले। और ये चीज होता है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है और मैं अपनी एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ, आप बच्चों के एक्सपीरियंस से नहीं। मैं जब खुद पढ़ाई करता था मैंने जो किया है और मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ। मुझे सीरियसली याद था, अगर मैं बता दूं, मैंने जो फॉर्मूला बैंक बना रखा था मुझे याद होता था। मान लो ये फॉर्मूला कहाँ लिखा है कोई मुझसे पूछ ले तो मैं इतना जरूर बता देता कि देखो ये लेफ्ट, मतलब किसी पेज के लेफ्ट में लिखा है, ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है, साइड में लिखा है, ब्लॉक करके लिखा है, कैसे लिखा है। इतनी बार वो पलटा हुआ था कि वो दिमाग में छप जाता है। और ये चीज़ आपको करनी चाहिए क्योंकि नीट एग्जाम ऐसा एग्जाम है ना जहाँ पे ये सब्जेक्ट, बार बार मैं बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा डराता है, लेकिन यहाँ पे 30-35 क्वेश्चन करना उतना ही आसान भी होता है। बस सारा गेम होता है कॉन्फिडेंस का और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का जो हम अपने प्रैक्टिस से क्या करते हैं, इम्प्रूव। तो अपनी आदत सुधारो, अपने आप आपका सिलेक्शन की तरफ एक पाँव बढ़ जाए, है ना। तो आदतें सुधारनी है थोड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऐसे, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं इस सवाल को। अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल 30 डिग्रीज मेड अप ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42. This prism is combined with another thin prism of glass refractive index 1.7. The combination produces dispersion, क्या लिखा हुआ है बेटा? तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? डेल्टा नेट इज इक्वल टू 0 से। इट मीन्स डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। आधा काम तो यही हो गया ना।
अब बताओ आगे कोई टफ काम है क्या? अब आपको करना क्या है, μ1 माइनस 1 इंटू A1। आप बोलोगे सर कभी आप μy1 लिखते हो कभी μ1 लिख देते हो। एक्चुअल में बेटा हाँ सेम है। हम जब प्रिज्म के बारे में बात करते हैं और कोई कलर अलग स्पेसिफाई करके नहीं बोलते, तो आप यही मान के चलोगे ना कि मीन वैल्यू बता रहे हो, आप यही मान के चलोगे ना। इसलिए हम इसे विदाउट एनी टेंशन डायरेक्टली ये वैल्यू लिखने में कोई कभी संकोच नहीं कर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से दूसरी साइड लिखते हैं इसको μ2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई A2। μ1 कितना दिया हुआ है 0.42, मतलब अगर मैं उसे माइनस करा दूं तो ये हो जाएगा 0.42। साथ में मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से। दूसरा क्या है बेटा आपके पास 0.7, और यहाँ से आपको A2 मिलेगा। A2 की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, सीधे सीधे 6 डिग्री लिख दूं, कोई परेशानी है क्या? नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपसे थीटा नेट पूछता तो थीटा नेट अभी आप बता नहीं पाते। जानते हो क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि यहाँ पे आपको μv1 और μr1 नहीं दिया हुआ है। अगर μv1 μr1 μv2 μr2 दिया हुआ होता तो आप चाहते तो यहाँ पे अब नेट डिस्पर्सन चाहते तो निकाल सकते। इज इट ओके? डन है ये पार्ट? कहीं कोई कंफ्यूजन? हाउ टू अप्रोच? लंबा सवाल है, बहुत आराम से सॉल्व होता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ से बेटा अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना आसान है ना, जिसको आप मतलब रियलाइज, मतलब इतना आसान पार्ट है जो कि जैसे पूरी फिजिक्स का हम हुआ बना के रखते हैं ना कि पता नहीं क्या है, वैसे ही इसका भी लोग बना के रखते हैं। इवन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जब पहली बार जो है ना आकाश में मैं इंटरव्यू दे रहा था अपने जॉब के लिए, दैट टाइम दे टोल्ड मी कि ये दो चीजें आपको आती हैं क्या? ऐसा लगा कि क्या बड़ी चीज वो मुझसे पूछ रहे है ना। और जबकि है क्या, ये बहुत ही आसान सी पॉइंट्स हैं और बहुत आराम से सीखा जा सकता है। तो जो बच्चे अभी तक कोई कंसंट्रेशन नहीं डाले हुए थे अपने काम में, कोई बॉटनी पढ़ने में, कोई जूलॉजी पढ़ने में मगन था, वो अब उन चीज़ों को बंद करके थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कंसंट्रेट कर लो। हो सकता है एक सवाल से आपका भला हो जाए, 4 नंबर आ जाए नीट एग्जाम में, है ना। क्योंकि सिर्फ जूलॉजी बॉटनी पढ़ के तो नहीं पास करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना फिजिक्स भी, है ना, नहीं तो होना तो नहीं है, तो श्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, मतलब वो जो एफर्ट भी लगा रहे हैं ना, मैं तो कभी कभी बोलता हूँ बच्चों को, जो एफर्ट ही लगा रहे हो ना, फिजिक्स की क्लास चल रही है, बॉटनी पढ़ने में लगे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो, होना तो है नहीं। दो सब्जेक्ट पढ़ के अगर सिलेक्शन हो जाता तो कितने बच्चे सेलेक्ट होके चले गए होते। पढ़ना तो बाकी भी पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ठीक है, अब एक साल ऐसे बर्बाद करो या वैसे बर्बाद करो, पढ़ लोगे तो हो सकता है 2-4 नंबर आ जाएं, अदरवाइज वो तो नहीं ही आने हैं ऐसे। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे किससे, सिंपल माइक्रोस्कोप से। हम बात किसकी करने जा रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप की। आराम से समझते हैं पहले क्या है ये सिंपल माइक्रोस्कोप। और कुछ नहीं है बेटा, वो लेंस है जो लेंस हम लोग अपने लैब में या किसी पामिस्ट के पास गए होंगे, या कभी चावल के दाने पे वो जो लिखता है ना, नाम लिखता है, ऐसे किसी पर्सन के पास है ना, आपने देखा होगा। वो छोटा सा लेंस हाथ पे लिए हुए होता है ना, एक उसका हत्था होता है छोटा सा प्लास्टिक का, और उसके आगे एक लेंस लगा हुआ होता है, बस वही है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। नाम क्या दे दिया, भारी भरकम सा माइक्रोस्कोप। इसका मतलब कोई माइक्रोस्कोप नहीं है क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां से आते हैं सेकंड पॉइंट को जानते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, बोलने में क्या हमको कोई टेंशन होती है? हम बोलते हैं साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन, कह लेते हैं ना आराम से। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, ये चेंज समझना। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ बेटा, और ये पेन जो है ना, या चलो इस कैमरे की बात कर लेते हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ और इस कैमरे को देख रहा हूँ, तो कैमरे का एक विड्थ है ना, और मेरी आंखों के साथ उसका एक एंगल बन रहा होगा ना, बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? मेरी आंखों के साथ उसका एंगल बन रहा होगा कुछ इस तरीके से। मान लो इस आंख से देखूं तो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मुझे मैक्सिमम वैल्यू कम मिलेगी इस एंगल की, जो कि मेरी आंखों से बने। मैं जैसे जैसे अपना डिस्टेंस कम करता जाऊंगा, क्या ये एंगल बड़ा होता चला जाएगा? हाँ या ना? होगा बड़ा। और सबसे नजदीक मैं कब जाकर देख सकता हूं इस ऑब्जेक्ट को? 25 सेंटीमीटर तक। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक गया तो क्या मुझे ये दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो जिसको आप डिस्टिंक्ट विजन में मिनिमम डिस्टेंस बोलते हो, वो क्या होता है आपका? 25 सेंटीमीटर। मैं मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता हूँ। तो
तो मैं जब 25 सेंटीमीटर से इसे देखूंगा तो एक एंगल मेरी आंखों से ये बना रहा होगा। अब मैंने अपनी आंखों को थोड़ा सा एडेड कर दिया। एडेड करने का मतलब क्या हुआ, मैंने आंखों को बोला भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, मैं तुझे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देता हूं। इतना क्यों मेहनत करके उसे देखने में लगा है, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। वो सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं, कभी चश्मा लगा के, कभी जो लेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो लेंस लगा के, या कुछ और लेंसेज के कॉम्बिनेशन को लगा के। यही काम करते हो ना। तो हम आंखों को हेल्प देते हैं, किस चीज में हेल्प देते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को देखने में। और ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा अच्छे से कैसे देख पाते हैं, जब कोई जो हेल्प मुझे दे रहा हो वो उसके साइज को क्या कर दे, बड़ा कर दे। अभी तो मैं एंगल की बात कर रहा था ना, तो यहाँ पे ये एंगल को क्या करेगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। एंगल को बड़ा कर देगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ने जा रहे हो ना, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट बस काम क्या करता है, आपका इतना सा काम करता है कि आंखों के साथ बनने वाला जो उस ऑब्जेक्ट का एंगल था उस एंगल को बड़ा कर देता है। ठीक है ना, उसी एंगल को बड़ा करके हमारे सामने रख देता है। और यहाँ जो हम टर्म उसके लिए यूज करते हैं वो टर्म क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, या आप जिसे नाम देते हो मैग्नीफाइंग पावर का। मैग्नीफाइंग पावर कोई बोल रहा है या एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल रहा है, दोनों बोल क्या रहा है, सेम पॉइंट बता रहा है हमें। और दोनों का मीनिंग क्या है, बस दोनों का मीनिंग यही है कि ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट छोटा एंगल हमारी आंखों के साथ बना रहा था उसी एंगल को वो क्या कर रहा है, बड़ा करके हमारे सामने प्रेजेंट कर। क्या यहाँ तक की क्लियरिटी सभी को आ गई? यहाँ से मैं अब आपको थोड़ा सा आगे लेकर चल। मैं अभी सबसे पहले स्टार्ट मैंने कहाँ से किया था बेटा, मेरे आंखों के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मैं अपनी आंखों से देखना चाह रहा हूँ। मिनिमम इसका जो डिस्टेंस हमारी आंखों से बनने वाला है वो कितना है, वो 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर पे मैंने अपनी आंखों से इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। क्या बेटा, हाँ बेटा, तो इससे नजदीक का तो आपको देखिए, आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा ना कभी। आंखों का एक लिमिट होता है ना, अभी शुरुआत में मैंने बोला ना, डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन के लिए एक लेंथ फिक्स्ड है ना आपकी आंखों से, वो है 25 सेंटीमीटर। मिनिमम है उसका, लीस्ट डिस्टेंस कितना है 25, और मैक्सिमम कितना है इन्फिनिटी। तो दूर तक आप कहीं तक देख सकते हो, लेकिन नजदीक 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक लाओगे तो क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, है ना। तो ये हमारी आंखों का लिमिट है। तो यहाँ पे इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हो, डी से। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसके हाइट को मैं मान रहा हूँ एच ओ, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, इस एंगल को क्या मैं थीटा नॉट कह सकता हूँ, और थीटा नॉट की वैल्यू क्या एच ओ डिवाइडेड बाई डी के बराबर होने वाली है। बोलो कहीं कोई दिक्कत है? अब ये क्या था बेटा, हमारी नेकेड आई से। ये कब था, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी हेल्प देख रहे थे। अब हमने हेल्प मांगी, और हेल्प मुझे मुझे मिली किससे, लेंस से। अब मैंने क्या किया, लेंस के फोकस और लेंस के ऑप्टिक सेंटर, ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, इन दोनों के इन बिटवीन अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस। यहाँ देखो मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम जानते हैं ना अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। फोकस और पोल के बीच में, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में मान लो है, तो क्या होगा, इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल और इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, बनेगा ना। देखो यहाँ पे रे डायग्राम भी बता रही है यही चीज। पैरेलल रे चली, कहाँ से पास हुई, फोकस से। दूसरी रे चली, सेंटर से निकल गई विदाउट एनी डेविएशन। राइट साइड में दोनों दूर जा रही थी तो कहीं मिलती नहीं, तो हमने क्या किया, पीछे की ओर इसे एक्सटेंड किया, और हमें दिखाई दिया कि ये एच आई पे, इस पॉइंट पे आकर क्या हो गई है, एक दूसरे के साथ मिल गई। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? अब आगे के पॉइंट पे आते हैं। अगर अब मैं ये जो एंगल हमारा इमेज जो बना रहा है, यही हमारी आंखें देख रही होगी ना, हमारी आंखों को क्या दिखाई दे रहा होगा, लेंस उसके आगे लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट इधर कहीं पे था, मुझे तो अब ये दिख रहा होगा ना, आया ना। तो मेरे साथ, मेरे आंखों के साथ अब जो इसका एंगल बन रहा है, क्या वो एंगल थीटा डैश है? यस और नो, थीटा डैश है। तो मैं यहां से अगर इस थीटा डैश की वैल्यू को लिखना चाहूं, थीटा डैश को क्या लिखूंगा, मैं इस थीटा डैश को आराम से लिख सकता हूं एच ओ डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस जो कि u है हमारा,
क्या मुझे लिखने का मन करता तो मैं इसे क्या लिखता, HI डिवाइडेड बाई V। क्या ये दोनों लिखने में कोई परेशानी है? तो ये किसके साथ है बेटा, हाउ दिस एंगल इज फॉर्म्ड, दिस वन इज विथ एडेड आईज। ये हमारी किसके साथ है, एडेड आईज के साथ है। ठीक है, क्या दिक्कत, क्या बेटा? अच्छा इन्होंने डी, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। ये बोल रहे हैं कि सर इन्होंने डी लिख दिया है, कोई बात नहीं, आपको अभी डी में कंफ्यूजन है ना, अभी डी को छोड़ दो, अभी आप वी मान लो। मैं बताता हूं, मैं आता हूं कि डी क्यों लिखा है वहां पर, डी का क्या मतलब है वो भी बताता हूं। हम अब यहां से बात क्या करने जा रहे हैं बेटा, मैग्नीफाइंग पावर की। मैग्नीफाइंग पावर हमारा होता है थीटा आई या थीटा डैश। थीटा आई जो मैंने लिखा ना, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो मैं इसे भी चेंज करके थीटा आई ही बना दे रहा हूं। इन्होंने थीटा डैश लिखा था तो मैंने भी थीटा डैश ही लिख दिया। आप इसको क्या बना दो बेटा, थीटा आई। जानते हो थीटा आई क्यों लिख रहे हैं? थीटा आई लिखने के पीछे रीजन क्या है, वहां वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये किसको, इमेज किसको कर रहा है, इमेज को कर रहा है। यहीं से ये बात क्लियर हो जाती है। हम यहाँ थीटा आई लिख रहे हैं और नीचे क्या लिख रहे हैं, थीटा ओ। पहले जब एडेड नहीं थी आई तो थीटा ओ एंगल बन रहा था, अब आंखें एडेड हो गई तो क्या एंगल बन रहा है, थीटा आई का बन रहा है। क्लियर है ये? इन दोनों का रेशियो क्या कहला रहा है, मैग्नीफाइंग पावर, या जिसको आप कहते हो यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन, को हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन भी। अब इन दोनों की वैल्यूज आपको पता है ना, ये वैल्यूज क्या है, एच ओ डिवाइडेड बाई यू, और दूसरा क्या था बेटा, एच ओ डिवाइडेड बाई डी। क्या हमारे पास आंसर डी बाई यू आ गया? कहीं सोचने में कोई दिक्कत है क्या? हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ गया बेटा, डी बाई यू के। अब यहां से दो कंडीशंस आती हैं, अब यहां से क्या आती हैं, दो कंडीशन। मैं बोलूंगा मैग्नीफाइंग पावर क्या था मेरे पास, डी बाई यू, और इस जगह पर अब हमारे पास दो चीजें आने वाली। पहला होता है बेटा हमारा रिलैक्स्ड आई, पहला क्या होता है, रिलैक्स्ड आई। दूसरा होता है हमारे सामने जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस्ड आई। दोनों कंडीशन के बारे में समझते हैं। रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या हुआ, घूमने बाहर जाते हैं, किससे जाते हैं, कभी कभी हम लोग आउटिंग के लिए सोचते हैं ना कि हिल स्टेशन चले जाएं, समंदर किनारे चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, गंगा नदी के पास चले जाएं, ऋषिकेश चले जाएं, सोचते हैं ऐसा कभी कभी। कुछ नहीं तो छत पे जाकर बैठ जाते हैं, किसी बागीचे में जाकर बैठ जाते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करें। क्यों? वहां पे क्या हमें कोई चीज स्ट्रेसफुल वे में तुरंत ऐसे करके देखने की जरूरत होती है क्या? नहीं होती। हमारा दिमाग रिलैक्स होता है, जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक देखते रहो, दिखाई देता रहेगा, है ना। आंखें क्या होती है, रिलैक्स्ड होती है ना। एकदम लॉजिकल बात है बेटा, कहीं से मैं इलॉजिकल बात नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने की बात नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल है। एक्चुअल पॉइंट यही है कि हम बाहर जाकर जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तो क्या होता है, समंदर किनारे दूर तक देखो पानी ही दिख रहा है, आंखों पे कोई स्ट्रेस नहीं है, रिलैक्स्ड वे में आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब हम रिलैक्स्ड वे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि इमेज सॉरी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। किसके लिए इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, आंखों के लिए। लेकिन आंखें तो एडेड है ना, आंखों के आगे तो आपने लेंस लगा रखा है ना, तो इसका मतलब लेंस क्या कर रहा होगा, लेंस जो है वो इन्फिनिटी पे इमेज बना रहा होगा, और आप उस इन्फिनिटी पे बने हुए इमेज को क्या कर पा रहे होगे, देख पा रहे होगे। एम आई करेक्ट और नॉट? तो यहाँ पे लेंस का काम क्या है, लेंस का काम है इमेज बनाना। कहाँ इमेज बनाना, इन्फिनिटी पे, और उस इन्फिनिटी के इमेज को आप देख पा रहे, ठीक है ना। तो अब आपके लिए रिलैक्स्ड आई कब है, जब आपका लेंस, जब आपका सिंपल माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को कहाँ बनाता है, इन्फिनिटी पे बनाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हमारा जो v होने वाला है वो v क्या है, इन्फिनिटी है। तो अपने आप u को क्या आप f लिख पाओगे, यस और नो? तो अगर ये दोनों के दोनों चीजें हैं किसके लिए, ये दोनों लिखी है मैंने लेंस के लिए, तो लेंस का इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। तो लेंस ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रखा होगा, फोकस पे, फोकस पे रखा होगा। तो आपका अपने आप बताओ अब मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, बताओ। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई। क्या ये लिखने में कोई परेशानी है? अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रेस डाई की बात करते हैं। आंखों पे स्ट्रेस कब होता है,
अभी जस्ट बोला था ना, जब मिनिमम डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखे हुए हो, है ना, आपके लिए ऑब्जेक्ट क्या था, जो लेंस फॉर्म कर रहा है, तो लेंस जो है वो इमेज कहाँ बना रहा है, अब कहाँ बना रहा है, डी पे, और उस डी पे बने हुए इमेज को आप क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। एम आई राइट? इसीलिए ये डी लिखा था इन्होंने। ये जो डायग्राम बना हुआ था, ये डायग्राम किसका था, स्ट्रेस डाई के लिए बना हुआ था। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा हमारे पास जो V होगा वो किसके बराबर होगा, D के बराबर। तो U की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे निकालनी पड़ेगी। निकालोगे U की वैल्यू, फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लिखते हैं 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। क्या फॉर्मूला यही होता है हमारे लेंस का, कुछ तो बोलो। तो V के जगह पे क्या लिखना है आपको, D, लेकिन लेंस के साइड में ही है ना, तो क्या मैं इसको 1/-D लिख सकता हूं। ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है बेटा, वो भी आंखों के सामने ही है, तो यहाँ पे उसके लिए भी आप माइनस यूज करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/U। फोकस कैसा है इसका, पॉजिटिव है, तो इसको 1/F ही लिखा। यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 1/U इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/। कोई परेशानी है यहाँ तक? अब देखो तो फॉर्मूला में 1/U ही चाहिए था ना, डाल देते हैं 1/U की वैल्यू, हमारे पास आ गया मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू D इंटू 1/F प्लस 1/D। D से एक D तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा, जल्दी से बोलो, 1 प्लस D डिवाइडेड बाई। तो पहले केस में क्या आंसर था, दूसरे केस में क्या आंसर है, 1 प्लस। तो कितने का फर्क है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 1 का फर्क है, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है आपकी, एज इट इज है, वहां पे किसी तरीके का कोई चेंज। क्या अग्री करते हो सभी बच्चों, जल्दी से हाँ या ना बोल दो बेटा। कहीं समझने में कोई परेशानी है? अगर ये समझ आ गया तो बाकी चीजें अब बहुत इजी हैं, बाकियों में तो मुझे अब मेहनत ज्यादा करनी भी नहीं है। अगर एक समझ आ गया तो बाकी तो अब आराम से हो जाएगा। जानते हो क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे वहां भी यही फेनोमेनन अब आगे चल के यूज करें। जब हम टेलीस्कोप की बात करेंगे वहां भी यही फेनोमेनन यूज करेंगे। दोनों जगह पे अगर आप आगे चलकर देखोगे तो वहां दो लेंसेज आप यूज करते हो। एक लेंस होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा लेंस होता है आई लेंस। एक है ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है, आई लेंस। और ऑब्जेक्टिव और आई लेंस अगर हम इन दोनों की बात करें आपसे, अगर हम इन दोनों को डिस्कस करें, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसा लेंस है जिसके सामने हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और आई लेंस जो लेंस है उसके आगे क्या होता है, हमारा इमेज फॉर्म हो रहा होता है। आई होती है जो कि ऑब्जेक्ट को देख रही होती है। क्लियर है ना? उन दोनों केसेस में दूसरा लेंस यही रहेगा, आई लेंस यही रहेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस आप बदलते रहोगे बट आई लेंस क्या होगा, यही होगा। तो रिजल्ट लाने के तरीके में ये अपना एक वाइटल रोल प्ले। क्या ये समझ आया आज? यस और नो? एकदम क्लियरिटी आ गई, विजिबिलिटी आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे से अगर कोई सवाल आपको देता है तो हमेशा ध्यान क्या रखना है कि आंखें क्या देखती हैं, आंखें क्या देखती है, जो लेंस इमेज बनाती है। तो हमेशा इतनी बात बस आपको याद रहे तो आगे का काम ऐसे ही सरल हो जाता है, कोई दिक्कत कभी। हम आते हैं इसके ऊपर, एक छोटा सा प्रश्न है, अब इस प्रश्न को तो आप ऐसे ही निपटा दोगे। बताओ क्या आंसर लिखूं मैं इसका, क्या लिखूं? हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या होना है, आर मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ, है ना। 1 को 1 लिखा, डी क्या है हमारे पास 25 है, और एफ क्या है हमारे पास 12 है। तो आंसर इज 37 डिवाइडेड बाई 12। दिस वन इज द करेक्ट। ठीक है, बहुत सरल साधारण सा प्रश्न था। आगे आते हैं, हम लोग अब बात करना शुरू करते हैं बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसकी बात करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डायग्राम विजिबल है ना, डायग्राम सभी को विजिबल है ना? अब देखो है क्या, मैं समझा देता हूं डायग्राम को, बाकी फॉर्मूला तो आप ही बता दोगे मुझे। फॉर्मूला तो अब मुझे ज्यादा बताने की नीड ही नहीं है। हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है हमने जिस लेंस के आगे, उस लेंस को यहाँ पे हम लोग कहते हैं आई लेंस। आई लेंस के आगे रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस। किसके आगे रखा है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हमने पहले रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को किसके सामने, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने। अब आगे क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखते समय हमने ये नहीं देखा कि कहाँ रख रहे हैं, कहीं भी रख दिया। रखने के बाद उसका एक इमेज फॉर्म होगा,
हम ये बस लेकिन कोशिश जरूर करते हैं कि वो उसके फोकस और सेंटर के बीच में हो। फोकस सेंटर तो यहाँ होगा नहीं, फोकस और 2f के बीच में हो, क्योंकि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो वो उसके एक मैग्नीफाइड इमेज को हमें बनाकर दे देगा, ठीक है ना, जो कि सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब जो हमारा इमेज बन रहा है ना, ये इमेज हमारे आई लेंस के फोकस और उसके पोल नहीं है बोलेंगे, ऑप्टिक सेंटर, उसके ऑप्टिक सेंटर के इन बिटवीन। किसके किसके इन बिटवीन है? आई लेंस के फोकस और आई लेंस के ऑप्टिक सेंटर के इन बिटवीन। देखो उसी के आसपास आया है। क्या ये पुराना सिचुएशन हो गया जो अभी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था? क्या वही सिचुएशन हो गया? अगर इस जगह पे रखा हुआ है तो क्या ये इसके एक वर्चुअल इमेज को बनाने वाला है? वर्चुअल इमेज जो बनेगा वो इनलार्ज्ड भी होगा क्या? देखो यहाँ पे इसने इसके वर्चुअल इमेज को यहाँ पे बनाया है और ये इमेज क्या है हमारा? इनलार्ज्ड इमेज हमें दिखाई दे रहा है। क्या ये बात अब समझ में आ रही है सभी को? तो पहले पार्ट ने क्या किया? सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन को यूज कराया। दूसरे पार्ट ने क्या किया? उसने एंगुलर मैग्निफिकेशन को। इज इट ओके? और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आप देख रहे हो। इन दोनों का आप क्या देख रहे हो? इन दोनों का आप कंबाइंड इफेक्ट देख रहे हो। और अगर इन दोनों का आप कंबाइंड इफेक्ट देख रहे हो तो इसका नाम इसीलिए क्या रख रहे हो? कंपाउंड माइक्रो। इट इज जस्ट डूइंग द कंपाउंडिंग थिंग। आप पढ़े हो ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एक में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी देते हैं, है कि नहीं? और एक क्या है? सिंपल कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे भी यही है, सिंपल माइक्रोस्कोप ने सिर्फ एंगुलर मैग्निफिकेशन यूज किया। इसने क्या किया? कंपाउंडिंग किया। पहले लीनियर मैग्निफिकेशन से कोई चीज 3 गुनी हो गई और अब उस 3 गुनी चीज को हमने क्या किया? और एंगुलर मैग्निफिकेशन लगा के और मैग्नीफाई। इज इट फाइन? तो नाउ आई एम यूजिंग दीज टू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। ध्यान से देखते हैं, फॉर्मूला भी यही बात चीख चीख कर बोलेगा। अभी देखो, आपने थीटा नॉट कुछ देर पहले निकाला था, वैल्यू क्या थी बेटा? एच नॉट डिवाइडेड बाई टी के बराबर। क्या ये पहला इक्वेशन था जहां पे नो एडेड आई है ना, नो लेंस इज प्लेस्ड। आगे की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। मैं बात करता हूं यहाँ पे थीटा आई की। थीटा आई मुझे लिखना हो तो आप यहाँ थीटा डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या मैं उसको एच डैश डिवाइडेड बाई यू ई लिख सकता हूँ? या मैं उसको एच आई डिवाइडेड बाई पी ई लिख सकता हूँ? हाँ या ना? दोनों लिख सकते हैं। तो मैं इसे पहले लिख रहा हूँ बेटा, एच, यहाँ पे क्या था? आई डिवाइडेड बाई, मैंने क्या लिखा है इसको? यू ई। या मैंने लिखा है इसको एच आई डैश डिवाइडेड बाई, थोड़ा नाम भी बदल दूं मैं, एच डैश इज नथिंग बट एच आई, और ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास? आई डैश। ठीक है ना? से यस और नो। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो मुझे, नहीं है तो आगे तो अब आंसर सामने, आंखों के सामने आंसर है। क्या बेटा? पीई कैसे लिखा? ये आपके पास ऑब्जेक्ट था दूसरी लेंस के लिए, उसने इसी का ये इमेज बनाया है ना, तो ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये क्या हो गया? उसका इमेज डिस्टेंस। क्लियर है ये? अब यहाँ पे इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। मैं अब लिखने जा रहा हूँ बेटा मैग्नीफाइंग पावर। मैं अब क्या लिखने जा रहा हूँ? मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ लिखूंगा मैं थीटा आई डिवाइडेड बाई टाउ। थीटा आई इज एच आई डिवाइडेड बाई यू ई डिवाइडेड बाई एच ओ बाई टी। सभी अग्री करते हो क्या? क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में इसी को लिख सकता हूं? एच आई बाई एच ओ मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई यू ई। से यस और नो? अब देखो ये जो पहला पार्ट है एच आई बाई एच ओ, ये है क्या? एक ऑब्जेक्ट था एच ओ हाइट का, उसका इमेज कितना बना? एच आई बना। मतलब ये क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे पास है लीनियर मैग्निफिकेशन। किसका लीनियर मैग्निफिकेशन? ऑब्जेक्टिव लेंस का। अभी समझाते समय यही पॉइंट मैंने बोला था क्या? ये क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन है। किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। और दूसरा वाला क्या है बेटा? डी बाई यू ई। क्या अभी जस्ट इससे पिछले वाले एक्सप्लेनेशन में हमने ये सीखा है? डी बाई यू ई क्या है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। किसका एंगुलर मैग्निफिकेशन? कौन सा लेंस है यहाँ पे? आई लेंस। मैं इसे लिखूंगा एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई।
एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ। आगे की बात करें, यहां तक अगर समझ आ गया तो आगे की बात करें। अब तो आप बताओगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं लिखने जा रहा, आप जो बोलोगे वही लिखूंगा। पहली चीज मैं लिखने जा रहा हूं बेटा स्ट्रेस डाई के लिए। किसके लिए? स्ट्रेस डाई के लिए। चलो रिलैक्स, पिछली बार पढ़ा था तो इस बार भी रिलैक्स से ही स्टार्ट कर लो। रिलैक्स डाई के लिए नीचे किसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा मैं? स्ट्रेस डाई के लिए। यहाँ पे अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर लिखना हो तो मैं क्या लिखूं? यहाँ मैग्नीफाइंग पावर लिखना है तो मैं क्या लिखूं? आपका सजेशन यहाँ पे मैं चाहता हूं। सबसे पहले सबसे पीछे से बालक स्टार्ट करो। बोलो बेटा रिलैक्स डाई के लिए क्या लिखना पसंद करोगे? बोलो जल्दी। क्या? चलो उससे आगे क्या नाम है बालक, आप बताओ। 1+, बैठ जाओ बालक। आप बताओ बालिका, आप दोनों। F। और आगे आते हैं, आप लोग बताओ बेटा। इधर से हम लोग यहाँ लिखेंगे, सही बोल रही है ऑलमोस्ट। हम इसे लिखेंगे बेटा HI/HO मल्टीप्लाइड बाई D डिवाइडेड बाई। हम लोग सिर्फ चेंज कहाँ करेंगे बेटा? इसमें तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया ना। हम इस बार जब इन्फिनिटी पे इमेज बना रहे हैं तो कौन बना रहा है इन्फिनिटी पे इमेज? लेंस। कौन सा लेंस बना रहा है? आई लेंस। तो आई लेंस इन्फिनिटी पे इमेज बना रहा है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा? Fe पे। तो उसके यूई के जगह पे हमने क्या कर दिया? Fe कर दिया। बाकी चीजों को हमने एज इट इज छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहीं पे स्ट्रेस डाई की बात करूं तो पहले पार्ट में तो कोई चेंज नहीं। दूसरे पार्ट में हमारा क्या चेंज हुआ था? बस एक 1 ऐड हो गया था। क्या यहाँ पे भी वही 1 ऐड करके आंसर कोट कर देंगे क्या? तो अगर मुझसे स्ट्रेस डाई या रिलैक्स डाई की बात की जाए, हम इस तरीके से आंसर को कोट कर सकते हैं। मान लेते हैं एक बार, अगर किसी ने मुझसे लेंथ पूछ लिया, इस ट्यूब का लेंथ क्या होगा? ये जो ट्यूब है ना, जिस ट्यूब में हमारे ये दोनों के दोनों लेंसेज प्लेस्ड हैं, उस ट्यूब का लेंथ क्या होगा? क्या बताओगे? क्या पहले केस में ये पूरा V0 है और फिर ये क्या Fe के बराबर है? मैं यहाँ पे लिखूंगा, बहुत सही बेटा, V0 प्लस Fe। और इस केस में क्या लिखोगे? L इज इक्वल टू V0 प्लस UI। क्या लिखने में कोई परेशानी है? से यस और नो। V0 में कोई फर्क नहीं, बट एक केस में वही V0 क्या है आपका? Fe है, और दूसरे केस में अभी आप उसे UE मान रहे हो, और UE का फॉर्मूला अभी आप निकाल भी चुके थे। 1/UE इन सच टाइप ऑफ केसेस 1/D प्लस 1/Fe। तो UE इज इक्वल टू DFE डिवाइडेड बाई D प्लस। क्या ये भी समझ में आ रहा है? तो कोई खतरनाक काम किया क्या? पहले केस में हमने कोई चेंज किया क्या? HI/HO में कोई चेंज किया क्या? नहीं किया। चेंज कहाँ किया? सिर्फ आई लेंस वाले में। यहाँ पे हमने D प्लस D डिवाइडेड बाई Fe लिख दिया, और यहाँ क्या लिखा? D/Fe प्लस 1 लिखा। डन है? कुछ खतरनाक नहीं, सेम केस था। आगे बढ़ाता हूं मैं, यहां से बढ़ाऊं आगे ना। चलो फिर तो यहां से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा। हमें बोला गया है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, फोकल लेंथ 1.2 है, एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 3 सेंटीमीटर। मतलब FO क्या दे रखा है आपको? FO इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। FE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। When object is kept at 1.25 सेंटीमीटर in front of the objective lens, मतलब UO की वैल्यू कितनी है? 1.25 सेंटीमीटर। नाउ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। आपका जो PE है इसकी वैल्यू क्या दे दी गई है? इंफिनिटी। मतलब UE किसके बराबर है बेटा? FE के बराबर। ये क्लियर हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रो। क्या निकालना बहुत मुश्किल है? मेरा देखो बेटा यहाँ पे आंसर क्या होता है, एक बार आंसर देख लो, एक बार आंसर देख लो प्लीज।
मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम लिखते हैं HI/HO मल्टीप्लाइड बाई D डिवाइडेड बाई FE, यही लिखते हैं ना, यस और नो। बट ये दोनों तो पता नहीं है ना, क्या हम इसको थोड़ा चेंज करके V0/U0 इंटू D/FE भी लिख सकते थे? भाई आप बताओ ना, लीनियर मैग्निफिकेशन जो हमारा M होता है, क्या वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस, सॉरी उल्टा बोल गया, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना? तो मैं हाइट के टर्म्स में आंसर लिखूं या डिस्टेंस के टर्म्स में लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और दूसरा पार्ट आपने सिर्फ ये इन्फिनिटी देखकर निकाल लिया है कि वो क्या होगा, D/FE होगा। बस इन दोनों को करना है। आपके पास FO गिवन है, आपके पास UO गिवन है, आपको V निकालना है। क्या V निकालना मुश्किल काम है? 1/V इज इक्वल टू 1/FO प्लस 1/UO, यही है ना? 1/FO हो गया 1/1.2 और ये हो गया मेरे पास 1/1.25 विथ नेगेटिव साइन। सॉल्व कर लेना बेटा प्लीज, मैं नहीं कर रहा, आप कर लोगे ना? अब तो कर लोगे सॉल्व, सभी लोग सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना, कुछ अब खतरनाक नहीं है, कैलकुलेशन बस बचा। क्योंकि बेटा यहाँ फॉर्म एट इन्फिनिटी मुझे बोला गया था, जब इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हो रहा है तो हम उसे क्या मानेंगे, रिलैक्स्ड आई मानेंगे, और रिलैक्स्ड आई से सॉल्व करेंगे। आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम लोग अब बात करने जा रहे हैं किसकी, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो बेसिकली हम लोग मानकर चलते हैं जिस टेलीस्कोप को, और जहां से हमसे सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में बेसिक डिफरेंस क्या है? ओके, मेरे दिमाग में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि माइक्रोस्कोप का मैं यूज करता हूँ एक छोटे से ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देखने में, और मैं टेलीस्कोप को यूज करता हूँ बहुत दूर पड़े किसी ऑब्जेक्ट को देखने में। यही है ना, ये पहला बेसिक डिफरेंस है। और बाकी जो चीजें आप बता रहे हो ना, ये सब है मोह और माया। अब मान लो टेलीस्कोप को मैं देख रहा हूँ, टेलीस्कोप पे रेज कहाँ से आ रही होंगी, बहुत दूर से। तो बेटा जितना ज्यादा रेज आएंगी उतना बढ़िया इमेज देख पाएंगे, उतनी क्लियरिटी के साथ देख पाएंगे। इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि उसका अपर्चर क्या हो, थोड़ा बड़ा हो। अपर्चर बड़ा होगा तो क्या होगा, ज्यादा रेज आएंगी, ज्यादा चीजें क्लियरली हमें दिखाई दे पाएंगी, है ना? अब बात करते हैं हम लोग फिजिक्स की, जो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। जब इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो रेज आकर कहाँ पे कन्वर्ज करती हैं, फोकस पे। तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी से रेज आ रही है बेटा, और इन्फिनिटी से रेज आकर कहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, फोकस पे। और फोकस पे क्या बन गया आपका, एक इमेज। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा फोकस पे, जो कि आपको यहाँ पे FO से रिप्रेजेंट कर दिया गया। पहली बात क्लियर? ये जो FO है, ये FO हमारे FE और हमारे ऑप्टिक सेंटर के इन बिटवीन, बीच में है। तो अब आप बताओ, क्या पहला केस फिर से वापस आ गया? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, हमारे लेंस के फोकस और ऑप्टिक सेंटर के इन बिटवीन, है ना? तो वो उसका एक इनलार्ज्ड इमेज यहाँ पे फॉर्म कर देगा इनलार्ज्ड इमेज, और यही इनलार्ज्ड इमेज आप देख लोगे। क्या यही होता है हमारा? से यस और नो, क्या यही छोटी सी बात है? यहाँ भी क्या हम उसी को रिपीट कर रहे हैं? तो पहला लेंस ने थोड़ा अलग काम किया, इन्फिनिटी से रेज आई, उनको क्या किया, एक जगह कन्वर्ज कर दिया। दूसरे लेंस ने क्या काम किया, जो इतनी देर से दूसरा लेंस करता आया था, जो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे लेंस ने किया था, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे आई लेंस ने किया था, वही काम हमारे इस टेलीस्कोप में हमारा आई लेंस कर। इज इट फाइन? अब आगे आते हैं, इसे कैसे, इसके बारे में और कैसे समझ सकते। यहां भी देखो बेटा, दो एंगल्स की बात होगी, पहला अल्फा और दूसरी एंगल कौन सी होगी, बीटा। जो इन्फिनिटी से रे आ रही है वो किसी एंगल पे आ रही है ना, और हम उसी रे को क्या कर रहे हैं, उसी एंगल को क्या कर रहे हैं, इनलार्ज कर दे रहे हैं, जिससे वो चीज जो पहले सिर्फ अल्फा एंगल पे दिख रही थी, अब मुझे क्या हो जाए, अब मुझे प्रॉपरली बीटा एंगल पे दिखाई देने लगे, जिससे मैं उसे आराम से ऑब्जर्व कर सकूं। एम आई करेक्ट? तो यहाँ पे भी आपका जो फॉर्मूला होगा बेटा मैग्नीफाइंग पावर का, इट विल बी इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बात करते हैं अल्फा और बीटा की। अल्फा को लिखोगे क्या, इसको अगर हम हाइट ऑफ इमेज H' मानते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या है बेटा, FO। मैं यहाँ अल्फा के जगह पर
एच डैश बाई एफ ओ आराम से लिख सकता हूं क्या? ऐसे ही मुझे अगर बीटा को लिखना हो तो इसको क्या मैं एच डैश डिवाइडेड बाई यूई लिख सकता हूं क्या? आप चाहते तो एच आई डिवाइडेड बाई वी भी लिखते, बट सिंस वी का हमारा काम आने वाला है नहीं, हमें ऊपर यहाँ अल्फा में एच डैश दिखाई दे रहा है, तो दूसरे में भी एच डैश वाला ही फॉर्मूला लिख ले तो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको एच डैश डिवाइडेड बाई दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट, दोनों को यूज कर लो तो हमारे पास आ गया बेटा मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ multiplied by UE divided by H dash. H dash and H dash is cancel out and answer is UE divided by. कहीं से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्या कोई टफ भी, मैंने छोटा सा भी कोई ऐसा काम किया जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो? यहाँ पे एकदम आराम से सवाल सॉल्व हो रहा है कि नहीं? अल्फा बीटा आराम से निकल रहा है कि नहीं? अल्फा बीटा निकला तो क्या आया? UE बाई एफ ओ। अगेन देयर आर टू सिचुएशंस ना, कितने सिचुएशंस होते हैं हमारे सामने? दो। पहला सिचुएशन रिलैक्स डाई। अब आप बच्चों मुझे बताओ, रिलैक्स डाई का मतलब हमारा जो यूई होना चाहिए वो क्या एफ ई के बराबर होना चाहिए? तभी तो हमारा वी कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। एम आई करेक्ट? तो यूई के जगह क्या रख दो? एफ ई। आपका आंसर क्या आ गया मैग्नीफाइंग पावर का? इट इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई, टफ है क्या? ऐसे केस में अगर मुझसे किसी ने लेंथ पूछ लिया तो लेंथ क्या बताऊंगा मैं? लेंथ क्या था? एफ ओ प्लस यूई था। यूई कितना है? एफ ई के बराबर। तो आप इसको एफ ओ प्लस एफ ई लिख लोगे क्या? बच्चों आप बोलोगे नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैंने बोला बेटा लेंथ मुझे लिखना है, तो पहला लेंथ तो एफ ओ क्लियर ही था, दूसरा लेंथ क्या हो गया हमारे पास? दूसरा लेंथ यूई था ऐसे, बट यूई इस केस में किसके बराबर है? एफ ई के बराबर, इसलिए हमने उसे एफ ई के बराबर। आगे आते हैं सेकेंड पार्ट, बात करते हैं हम लोग स्ट्रेस डाई की। हम अगर अब स्ट्रेस डाई की बात करें तो यहाँ पे क्या हमारा जो वी होगा इसको मैं डी के बराबर मान लूं, तो यूई निकालने की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। निकालते हैं और सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, है ना? निकाला जाए। हम पहले लिखते हैं बेटा 1 बाई वी। वी हमारा कैसा है यहाँ पे? क्या लेंस की तरफ ही बन रहा है? नेगेटिव होगा, तो मैं इसे लिखता हूँ -1 बाई डी। माइनस माइनस प्लस, यू जो है वो क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 बाई, एंड इट इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। यहाँ से मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे चाहिए यूई की वैल्यू। यूई मिल गया तो काम हो जाएगा, तो यूई को निकाल लेते हैं। यूई की वैल्यू आएगी हमारे पास, पहले 1 बाई यूई लिख लें क्या? यूई ही डायरेक्ट लिख देते। यूई इज नथिंग बट एफ ई इंटू डी डिवाइडेड बाई एफ ई प्लस, क्या अग्री करते हो सभी? से यस और नो, अग्री करते हो सभी? आगे की बात करते हैं फिर। अगर यहां तक आपने अग्री कर लिया तो आगे का काम आसान ही है। मैं पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है सही नहीं है, ई को उधर लेके चला जाऊंगा, बन गया मुझे बेटा यहीं पे गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ यहीं हो गई थी, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम रेक्टिफाइंग इट। अल्फा बाई बीटा नहीं होता है बेटा, बीटा बाई अल्फा होता है ना। यहाँ पे क्या हमने बीटा बाई अल्फा की जगह अल्फा बाई बीटा कर दिया है ना, है ना? तो प्लीज बेटा आई एम सॉरी बेटा, मुझसे यहाँ पे लिखते समय उल्टा लिख दिया मैंने, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में जस्ट रिवर्स कर दिया। दैट्स वाई द होल आंसर जो कि हम लोग अभी निकालते आ रहे हैं उसमें बस एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। हम यहाँ पे बीटा लिख रहे थे एच डैश बाई यू ई, इंटू क्या था मेरे पास? एफ ओ डिवाइडेड बाई एच डैश, एंड एच डैश से एच डैश कैंसिल हो गया, ये वैल्यू क्या आ गई? एफ ओ बाई बी के बराबर। ये हमारा पहला छोटा सा करेक्शन है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक करेक्शन होगा हमारा, यहाँ पे आप इसे क्या लिखोगे? एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई के बराबर लिखोगे। अभी एफ ई बाई एफ ओ लिख दिया। अब काम आसान हो गया, अब नहीं टफ है बेटा, अब हो जाएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना?
यहां तक सबको क्लियर है? अब मैंने बस यहाँ पे एक छोटा सा ऊपर नीचे जिसको बोलते हैं ना रेसिप्रोकल वाला एरर कर दिया था, अल्फा बाई बीटा लिख दिया था, बट इट शुड बी बीटा बाई अल्फा। तो हम लोग यहाँ से आगे आते हैं। मुझे यहाँ पे चाहिए मैग्नीफाइंग पावर। मैं मैग्नीफाइंग पावर में लिखूंगा क्या? मैं लिखूंगा सिंपली, मैग्नीफाइंग पावर को अगर एक्सप्लेन करना होगा तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एफ ओ बाई यू ई। तो एफ ओ को हमने क्या किया, एफ ओ ही लिख दिया, और यहां से 1 बाई यू ई को क्या हम 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई लिख सकते हैं क्या? से यस और नो। अब हमारा पहला आंसर एफ ओ बाई एफ ई के फॉर्म में है, मैं इसे भी उसी फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं। तो डिनोमिनेटर से एफ ई को मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, ये बचा एफ ओ बाई एफ ई, यहां से आ गया एफ ई बाई डी प्लस 1 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, हमारा दूसरा आंसर, जिस आंसर को आपको क्या आराम से याद रख सकते हो। तो ये दो फॉर्मूले हैं। हाँ बेटा बोलो। पॉजिटिव ही आएगी सारी वैल्यूज, मतलब बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव में हम क्यों कंफ्यूज होते हैं? हमने तो अभी सारी वैल्यूज साइन के साथ पुट कर दी है ना, हमने साइन ले ही लिया है ना सारा, तो साइन दोबारा तो आप लोगे नहीं। तो जो वैल्यूज आएंगी उनको आपको बस एज इट इज पुट कर देना है, आपके पास आंसर आएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव जानते हो इन केसेस में क्या बताने के काम आता है? सिर्फ एक चीज, आपका इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, यही बताने को काम आता है ना। और ये क्या हम ऐसे ही नहीं समझ पा रहे हैं? हम लोग अगर सिंपल माइक्रोस्कोप देखें तो कैसा था, इरेक्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें तो कैसा था, इन्वर्टेड। यहां भी कैसा दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड। तो क्या हम ऐसे ही ये बात जानते हैं? तो इस बात के लिए हमें साइन पे ज्यादा रिलाई करने की नीड है ही नहीं, ये तो हमें ऐसे ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ जो भी मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूं, ये आपके वैल्यूज कैलकुलेशन में आपसे कोई फोकल लेंथ की वैल्यू पूछे वो निकालने में काम आएगा। बाकी प्लस माइनस साइन में अगर आंसर कोटेड है तो वो आप एक बार चेक कर लोगे, अकॉर्डिंगली आप आंसर कर दोगे। इन्वर्टेड है तो माइनस लगा दोगे, और इरेक्ट है तो एज इट इज आप छोड़ दो। डन है? तो ये बेटा छोटे मोटे फॉर्मूले थे। इस केस में अगर कोई आपसे पूछता है लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा, तो इट इज इक्वल टू एफ ओ प्लस यूई। यूई की वैल्यू आप ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हो, आप उसे वहां पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डन है? तो यहाँ पे बेटा इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम ओवर करते हैं, हम इसके ऊपर एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, और इस बार मैं आराम से आप पे रिलाई कर रहा हूँ इसके आंसर के लिए, मैं कुछ भी हाथ पैर नहीं हिला रहा। अभी आप सॉल्व करो, आप मुझे आंसर बताओ। सारी चीजें मैं आपको आज सिखा चुका हूं। कॉपी तक बंद, क्या हो गया, नहीं आ रही है? और पीछे बैठ जा, थोड़ा देते हैं वहां कहीं पे। हमें बोला गया टेलीस्कोप है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, मैग्नीफाइंग पावर कितना है, 5। इफ द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप अंडर दिस कंडीशन व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। ऐसे ये जब नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही पॉइंट होता है। और फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हो गया तो हमारा तो काम ही हो गया ना। हम लोग अब क्या लिख सकते हैं? हम लोगों से कोई अब मैग्नीफाइंग पावर पूछे, आई विल राइट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। क्या इन्हीं दोनों को यूज करना है? हमें बोला गया लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज 150 एंड हमें मैग्नीफाइंग पावर क्या दे दिया गया है, 5। तो 5 इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई। तो एफ ओ इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, एल इज 150 इज इक्वल टू एफ ओ, और साथ में क्या है, एफ ई। क्या हम एफ ओ की जगह पर 5 एफ ई लिख सकते हैं? तो आपका ये बन गया 6 एफ ई। एफ ई इज इक्वल टू 150 बाई 6, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अपने आप एफ ओ की वैल्यू कितनी हो गई, एफ ओ इज इक्वल टू 120। क्या ये मुश्किल सवाल था? नहीं, हम लोग को अगर ये बेसिक्स पता है तो हमारे लिए ये 1-2 लाइन का सवाल है।
आगे बढ़ाऊं? यहां से बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है उसकी तरफ आते हैं। और इससे बेटा आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन, ऐसे एक पॉइंट में यहाँ पे ऐड कर दूं, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो एक पॉइंट में यहाँ ऐड कर दूं। यहाँ पे बहुत बार हमसे पूछते हैं एक ऐसा टेलीस्कोप जहाँ पे हमारा इमेज जो है वो सीधा है ना। एक आप टेलीस्कोप पढ़ते हो ना जहाँ इमेज क्या आता है आपका, सीधा आता है। नाम कोई बताएगा मुझे? एस्ट्रोनॉमिकल नहीं बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल में नहीं, टेरेस्ट्रियल वाले में आता है आपका, है ना। टेरेस्ट्रियल वाला जो टेलीस्कोप है वहां पे क्या होता है, आपका इमेज सीधा आता है। जानते हो कैसे आता है सीधा? बस एक छोटा काम करते हो, एक बीच में और लेंस लगा देते हो। क्या करते हो? एक लेंस बीच में और लगा दिया, और उस लेंस का काम बस क्या है, उसके 2f पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो वो 2f पे ही क्या करता है, उसके इमेज को भी बना देता है। तो मान लो इमेज इन्वर्टेड बना था, तो 2f पे वो क्या करेगा, उसको इरेक्ट करके इमेज बना के हमें दे देगा, और बाकी चीजें एज इट इज। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कितने से बढ़ जाता है? 4 टाइम्स ऑफ उसके फोकस से। लेंथ ऑफ द ट्यूब 4 टाइम्स ऑफ उसके फोकस से बढ़ जाता है, बाकी चीजें हमारी एज इट इज। क्लियर है क्या? तो वो टेलीस्कोप काम में हम लोग इसलिए नहीं आते कि इस छोटी सी चीज के लिए हमें टेलीस्कोप की लेंथ बहुत बड़ी करनी पड़ती है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है कि टेलीस्कोप तो ऐसे ही हेवी है ना, लेंसेज दो बड़े बड़े लेंसेज लगी हुई हैं, ऐसे ही बहुत हेवी है, हम उसके वेट को और बढ़ा देते हैं जिससे उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो लेंथ बढ़ गई और वेट बढ़ गया, जो कि दोनों मुश्किल काम करती। अब इस काम को थोड़ा आसान करने के लिए क्या किया गया, एक और तरीके का, अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, चलो पहले मैं वो कॉन्सेप्ट बता दूं फिर मैं आ जाता हूं इस क्वेश्चन के। इस काम को आसान करने के लिए क्या किया गया, हमने जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, क्या बना दिया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अभी भी 2 लेंसेज भारी भारी बहुत दूर पे रखी हुई थी, देखे ही होंगे अगर आपने कभी कोई स्टेशन देखा है जहाँ पे टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड है, बीच में वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखने के लिए कभी कभी कराते हैं, स्कूल वाले भी लेकर जाते हैं। आप देखे होंगे इस घर के साइज का तो बड़ा लेंस होता है वो, तब इतने बड़े बड़े साइज का टेलीस्कोप लगा हुआ होता है। अगर मैं इतने बड़े साइज के टेलीस्कोप की बात करूं तो हैंडलिंग वाज वेरी टफ। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को यूज किया। आप सोचो लेंस ज्यादा भारी या मिरर ज्यादा भारी? लेंस। तो मिरर लगा के हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा अपना काम आसान कर दिया, उसका वेट रिलेटिवली रिड्यूस कर दिया। दूसरा पॉइंट, वहां पे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वहां अब किसी तरीके के क्रोमेटिक एबरेशन का कोई स्कोप नहीं बचा। क्या अलग अलग कलर्स वहां पे अलग अलग स्प्लिट होने की टेंडेंसी रखेंगे? नहीं रखेंगे। मिरर है, वहां क्रोमेटिक एबरेशन हो ही नहीं सकता। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी मिरर की भी बात करें तो मिरर का भी फॉर्मूला जो हमारा फोकल लेंथ का होता है वो होता है r इंटू 1 - 1/2 ऑफ कॉस आई। आपको बताया था ना मैंने पैरेक्सियल रे और मार्जिनल रे के बारे में। तो हम जनरली पैरेक्सियल रेज यूज करते हैं, मार्जिनल यूज हो गया तो वहां पे स्फेरिकल एबरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसने स्फेरिकल एबरेशन को भी क्या किया, हटा दिया, रिड्यूस कर दिया। कैसे रिड्यूस कर दिया बेटा, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं बेटा जनरली ऑब्जेक्टिव मिरर के फॉर्म में पैराबोलिक मिरर को। किसको यूज कर लेते हैं, पैराबोलिक को। पैराबोलिक को यूज कर लोगे तो वो क्या करेगा, सभी के सभी रेज जो भी उसके ऊपर आ रही होंगी सबको एक ही फोकस पे कंसंट्रेट करा देगा, वहां पे कोई भी वो कॉस आई वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, सब फोकस्ड हो जाएंगी तो क्लियर इमेज आएगा। पहला फायदा। दूसरा क्या मैंने बोला, इजी होगा हैंडल करने में, लेंथ कम होगी, वेट कम होगा। थर्ड फायदा मैंने क्या बताया, क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होगा। तो ये 3 फायदे हैं, बहुत बड़े फायदे हैं, इनको हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ भी हम फॉर्मूले वही यूज करते हैं जो फॉर्मूले अभी हमने यहाँ पे पढ़े थे। ये जो फॉर्मूले थे ना हमारे FO/FE और FO1/D+1/FE, यही फॉर्मूले वहां भी यूज होते हैं। बस जहां पे अभी लेंस का नाम आप ले रहे थे उसके जगह पे क्या नाम लोगे आप, मिरर का नाम लोगे। इसके अलावा बाकी चीजें एज इट इज होंगी। रेज यहाँ से आएंगी, इस पहले वाले पे टकराएंगी, फोकस की तरफ मुड़ना चाहेंगी, लेकिन यहीं पे एक दूसरा लेंस लगा हुआ होगा सेकेंडरी मिरर, वो इन्हीं रेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, जहां से आई पीस लगा के आप इसे आराम से ऑब्जर्व। इट फाइन? क्या नहीं, ये फायदे तीनों समझ में आ गए जो मैंने आपको बताए। हैंडलिंग इजी, नो क्रोमेटिक एबरेशन, नो स्फेरिकल एबरेशन।
तो हमारा इमेज क्लियर होगा और चीजें बहुत आसानी से हमें ऑब्जर्व भी हो जाए। ठीक है, एक सवाल था हमारा, इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। कर गया क्या? 44 हो गया? ओके सॉरी, देन कोई नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग फिर अब होमवर्क में सॉल्व कर लोगे। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे एंड कर दें। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो आज आप लोगों को भी पता नहीं चला क्या? आज मजा आ रहा था।